हाँ जी, यस प्लीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, अब ये हम रिवीजन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसको हम 3 पार्ट में आपको देंगे। फर्स्ट पार्ट होगा कंप्लीट थ्योरी का, इसमें हर चैप्टर की आपको मैं थ्योरी का रिवीजन करवाऊंगा। ओके, ये पूरा रिवीजन आपका एग्जैक्ट स्टडी मटेरियल के बेस पर है। सेकेंड पार्ट में होगा केस स्टडीज वाला और थर्ड पार्ट में होगा प्रैक्टिकल। तो ये 3 स्टेजेस में हमारी रिवीजन होगी। ओके, राइट। तो आपको ये पैटर्न पूरा स्टडी का मिलेगा। ठीक है, इसके जो नोट्स होंगे वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे पहले हम करते हैं टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है। ध्यान से सुनना। देखो, ये जो आपको नोट मैंने दिए हैं, ये की पॉइंट्स हैं। इनको अगर दिमाग में रखोगे तो आप एक्सप्लेन अपने आप कर पाओगे। इनके जो की पॉइंट्स हैं वो आपको मेमोरी में रखने हैं। एग्जाम में यही आपकी हेल्प करेंगे। इसके बेसिस पर आप अपने वर्ड में उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। अब जैसे फर्स्ट कहते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब था एक रेगुलर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यानी हम सिर्फ जो भी काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस में हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट निकालना, जस्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, वो कहलाता है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। वो कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल हम कॉस्ट निकालना चाहते हैं अगर, और कुछ भी नहीं, हम ये नहीं सोचते कि आगे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जस्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं। मोबाइल बना रहे हैं तो उसकी कॉस्ट निकालना, फर्नीचर बना रहे हैं उसकी कॉस्ट निकालना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ट्रेडिशनल मेथड से मतलब टोटल कॉस्ट को, ओवरहेड को हम एक सिंगल रिकवरी रेट से एलोकेट कर देते हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट है, मैनेजर की सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, डेप्रिसिएशन, सारे खर्चे हम ऐड करके हम हर प्रोडक्ट पर उसके वॉल्यूम के हिसाब से बांट देते हैं। मतलब कोई सा भी एक बेस लेकर, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो वो कहलाता है ट्रेडिशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड भी कह सकते हो इसको, एब्जॉर्प्शन भी कह सकते हो इसको। तो इसके 6 मेथड हैं। टोटल कॉस्ट को प्रोडक्ट पर बांटना, सिंगल रिकवरी रेट कहते हैं। मतलब टोटल ओवरहेड्स को डायरेक्ट मटेरियल के बेस पर बांटना, लेबर के बेस पर, प्राइम कॉस्ट के बेस पर, लेबर ओवर, मशीन ओवर। तो किसी भी एक बेस पर सारी कॉस्ट को प्रोडक्ट पर बांटना, एलोकेट करना, वो कहलाता था ट्रेडिशनल। अब उसमें हम ये भी कोशिश करते थे कि हम कॉस्ट को कम करें, यानी कॉस्ट कंट्रोल करें, यानी कॉस्ट को रिड्यूस करें। बट ये ध्यान में नहीं रखते थे इसका इफेक्ट क्या आएगा, बस कॉस्ट को कंट्रोल करना। अब दो चीजें आ रही, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ सिंपल क्या करते थे, हम बजट बना लेते थे कि भाई टारगेट दे रहे हैं मैनेजर को, स्टैंडर्ड दे रहे हैं, और एक्चुअल उससे कंपेयर कर रहे हैं और डिफरेंस वेरिएंस निकाल रहे हैं। अगर वेरिएंस एडवर्स आ रहा है तो हम रेमेडियल एक्शन ले रहे हैं। ये था ट्रेडिशनल तरह। अच्छा, कॉस्ट रिडक्शन की कॉस्ट बस किसी भी तरीके से कॉस्ट कम हो जाए, चाहे एम्प्लॉय परेशान हो रहा है, चाहे कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहा है, होने दो, उससे हमें इतना ज्यादा हम देखते ही नहीं है उसकी तरफ, हम बॉदर ही नहीं करते थे। हम सर, हमारा सर बस कॉस्ट कंसर्न है, कॉस्ट कम हो जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए, कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाला है बस। मतलब कॉस्ट कटिंग करनी है, अच्छा एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कम कर दो इस बार के, भले ही बाद में देखे ओहो हमारा कंपटीटर तो हमारे से आगे चला गया, अच्छा चलो अब सेलिब्रिटी को अपॉइंट करें। अरे भाई पहले ही सोच लेते। तो अगर हमने केवल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर दिया बगैर सोचे समझे कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। काउंसलिंग टीम हमारे पास थी जो कस्टमर की कंप्लेन को हैंडल करती थी, हमने वो हटा दी कि इसकी जरूरत नहीं है। पता लगा कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, बाकी जो काउंसलिंग टीम है उस पर बर्डन आ रहा है। बस कॉस्ट को कम करना किसी भी तरीके से। एम्प्लॉय परेशान होते हैं तो होने दो, कस्टमर परेशान हो रहा है तो होने दो। तो वो कराता था ट्रेडिशनल। मटेरियल है, अच्छा ठीक है ना, एक्स मटेरियल हमारा महंगा है, इसको हटाकर इसके जगह सस्ता मटेरियल ले लो, भले क्वालिटी पर क्या इफेक्ट पड़े। अगर मैं लगता है कि क्वालिटी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं हो रही, थोड़ी भी हो रही है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका क्या जाएगा वो नहीं देखते थे हम, बस
कॉस्ट को कम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ओके क्लियर बेटा? तो ये कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, क्या लिखना है? जस्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, है ना, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट यानी ओवरहेड टू द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी सिंगल रिकवरी रेट से। कैसे बांटेंगे? सिंगल रिकवरी रेट। कैसे बांटेंगे हम? सिंगल रिकवरी रेट से। ठीक है, कॉस्ट कम करना ताकि बेटर प्रॉफिट हो, बजट बनाना, एक्चुअल से कंपेयर करना। ओके, बजट बनाना और स्टैंडर्ड कॉस्ट करना, और अगर एडवर्स है तो करेक्टिव एक्शन लेना। ठीक है, मेन फोकस किस पे करना है? कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड, एंड डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएंस। और अगर एडवर्स है तो उसके अगेंस्ट रेमेडियल एक्शन लेना। ये कहलाता था कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन, जस्ट टू रिड्यूस द कॉस्ट। बेकार ये देखें कि जो हमारे स्टेक होल्डर हैं उन पर क्या इफेक्ट है। एडवर्टाइजमेंट को कम कर देना, खर्चों को, काउंसलिंग टीम को हटा देना, चेंज द मटेरियल, भले ही बाद में हमारे को नुकसान हो, तो वो कहलाता था कॉस्ट रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। हो गया क्लियर यहां तक? चल, अब यही बातें आती हैं लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल, राइट? अच्छा, एक मिनट में इसका एग्जांपल आपको लिखवा दूं फटाफट से, जल्दी से। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, कॉस्ट रिडक्शन। हम इसमें दो फोकस कर रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट with the budgeted cost, and difference is called variance. Difference is called variance, right? और फिर रेमेडियल एक्शन लेना, और फिर रेमेडियल एक्शन लेना अगेंस्ट एडवर्स वेरिएंस। कॉस्ट रिडक्शन यानी कॉस्ट को कम करना, बगैर सोचे समझे कि भाई एम्प्लॉय परेशान हो रहा है या कस्टमर परेशान हो रहे हैं, राइट? दैट इज कॉल्ड चेंज द मटेरियल, यानी सस्ता मटेरियल लगाना। ठीक है, हाँ जी, रिड्यूसिंग काउंसलिंग टीम, कस्टमर हैंडलिंग। इससे क्या होगा? एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा दूसरे पर। एग्जिस्टिंग टीम पर बर्डन आ जाएगा, वो परेशान होंगे, होने दो। कस्टमर भी परेशान होंगे और एम्प्लॉय भी परेशान होंगे, बट हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। ये दोनों परेशान होंगे, इसको छोड़ देते थे हम, होने दो। नहीं, रिड्यूसिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बजट, भले ही बाद में हमें हैवी एक्सपेंडिचर करने पड़ जाए, सेलिब्रिटी को अपॉइंट करना पड़ जाए, राइट? तो ये कहलाता है हमारा ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, चल अगला आता है लिमिटेशन। सेकंड है एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। मतलब वही जो आपको बताया डेफिनेशन में, अब लिमिटेशन अलग से पूछेगा। तो देखो, लिमिटेशन में आप यही कहोगे, मेन पहले आप समझ लो कि भाई जो एग्जांपल दी मैंने आपको कि ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट रिड्यूस करते हैं, ये ध्यान में रखते हैं कि एम्प्लॉय परेशान हो, कस्टमर परेशान, तो लिमिटेशन है ना। क्वालिटी मैटर करती है, क्वालिटी पर ध्यान ही नहीं रखते भाई। अगर मटेरियल चेंज कर दोगे तो कहाँ क्वालिटी पर ध्यान होगा? फ्यूचर नहीं देखते कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगा रहे हो, नहीं, हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस लगाते हैं। मतलब कि जब मशीन या जब हमारे खराब हो जाए कोई भी इक्विपमेंट, तब हम ठीक कराते हैं, इंस्टेड कि हम खराब होने से पहले उनको ठीक करा लें। तो वो नहीं देखते हम कहते हैं ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल होने के लिए, मतलब बाद में कंट्रोल करते हैं। जब लॉस हो जाता है उसके बाद देखते हैं, अच्छा अच्छा हमारा लॉस हो गया, चलो भी अब कंट्रोल करें। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट इनकर होने के बाद कंट्रोल होती है कि भाई अगली बार कम से कम ये ना हो।
शॉर्ट टर्म अप्रोच है बेसिकली। अगर मटेरियल एक्स की जगह वाई लगा दिया तो क्वालिटी खराब होगी। काउंसलिंग टीम आपने कम कर दी तो बाकी के कस्टमर परेशान होंगे कि आपने अपनी जो काउंसलिंग टीम थी, जो कस्टमर की प्रॉब्लम को हैंडल करते थे, पहले 10 टीम थी, अब आपके पास आपने कॉस्ट रिड्यूस कर दी, 4 टीम रह गई। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा, उनकी प्रॉब्लम हैंडल ही नहीं हो पाएंगे टाइम से, और जो बाकी के एम्प्लॉयज हैं उन पर भी बर्डन आ जाएगा। इसमें हम देखते नहीं कि कस्टमर क्या चाह रहा है, बस हम अपने में लग रहा था कि वी आर द बेस्ट। जैसे नोकिया, उनको ये भ्रम था कि हम बेस्ट हैं, मार्केट में एंड्रॉइड आ गया, उनको पता भी नहीं चला कब से कि हम उसको कैसे कम्पीट करेंगे। जैसे आपको ध्यान होगा बजाज ऑटो स्कूटर एक टाइम पहले बहुत ही लिमिटेड थे, मतलब अगर आप फॉरेन करेंसी से बुक करो तब आते थे, इतनी डिमांड थी उनकी। उन्होंने ये बात सोची नहीं कि मार्केट में और आगे क्या चल रहा है, बाइक ने उसको रिप्लेस कर दिया। टेली कम्युनिकेशन में देखे कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो ने इन सबको रिप्लेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये अपने में ही इनको लगता था कि वी आर बेटर, वी आर डूइंग बेटर, हमसे अच्छा कोई नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल फॉलो जब आप अप्रोच करते हो तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है। तो ये बेसिकली आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब पॉइंट वाइज करते हैं, देखो आपको याद कैसे करना है। सर एमएलए, SIIRMLA। एस का मतलब शॉर्ट टर्म, इंटरनल फोकस, इंफीरियर क्वालिटी, राइट, रिएक्टिव अप्रोच, मॉडर्न कस्टमर, लिमिटेड फोकस, और अकाउंटिंग अप्रोच, अकाउंटिंग डेटा, ठीक है भाई। एस का मतलब पहले शॉर्ट टर्म, हाँ जी, एस का मतलब शॉर्ट टर्म, आई का मतलब इंटरनल फोकस, अपने अंदर ही देखते हैं बाहर नहीं। इंफीरियर क्वालिटी, एस का मतलब शॉर्ट टर्म, आई का मतलब इंटरनल फोकस, फिर आई का मतलब इंफीरियर क्वालिटी, ठीक है। आर का मतलब रिएक्टिव अप्रोच, एम का मतलब मॉडर्न कस्टमर, और एल का मतलब लिमिटेड फोकस ऑन प्रोसेस, और ये का मतलब अकाउंटिंग अप्रोच, ठीक है। एस का मतलब शॉर्ट टर्म अप्रोच, इसका मतलब क्या है कि ये कॉस्ट सेविंग करते हैं एनुअल बेसिस पर। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, शॉर्ट टर्म देखते हैं, लॉन्ग टर्म नहीं देखते। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट के खर्चे कम कर दिए आपने, मतलब जैसे कहते हैं ना, सस्ता रोई बार बार, महंगा रोई एक बार। तो ये ट्रेडिशनल शॉर्ट टर्म अप्रोच है आपकी, कि हम इस साल एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर देते हैं, कॉस्ट कम होगी, भले ही पता लगे बाद में ओहो दूसरों ने तो सेलिब्रिटी को अपॉइंट करना शुरू कर दिया कि भाई अमिताभ बच्चन का ऐड आ रहा है उनके साथ में, उनके प्रोडक्ट के साथ में, तो कस्टमर का थॉट बदल जाता है कि लोगों को लगता है कि भाई जब ये सेलिब्रिटी, क्योंकि वो सेलिब्रिटी उनके कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क होते हैं, एक मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं उनके, जो वो कहते हैं वो मान के चलते हैं, तो उससे प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है। अभी आपने एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम कर दिया, पर बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा अननेसेसरी खर्चा करना पड़ जाता है। अगर शुरू से लेके चलते तो नहीं होता ना इतनी प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बात है शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके चलते हैं। दूसरा, इंटरनल फोकस, ये बाहर को नहीं देखते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंटरनल फोकस पर ध्यान देती है, डज नॉट लुक टू द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ कंपटीशन, मार्केट ग्रोथ, कस्टमर की रिक्वायरमेंट। मतलब अपनी गुफा में ही रहते हैं, मतलब हम नैरोअर माइंडेड के हिसाब से चलते हैं। हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट, यानी मार्केट में क्या चल रहा है देखते ही नहीं है। भाई जैसे वही बात आ गई ना, नोकिया ने देखा ही नहीं कि एंड्रॉयड फोन मार्केट में आ गए, बजाज वालों ने देखा ही नहीं कि कब लोगों को एवरेज से परेशानी हो रही है, कि वो बाइक उसने रिप्लेस कर दी है, राइट। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम बेस्ट हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कीपिंग बेटर यूर सेल्फ, बट कीपिंग बेटर यूर सेल्फ बट नॉट कीपिंग बेटर देन अदर। आप खुद तो अच्छा काम कर रहे हो पर दूसरों से बेहतर नहीं कर रहे हो। भाई ठीक है, आप अपना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, वो ओके है, बट दूसरा आपसे ज्यादा कमा रहा है सेम रिसोर्सेज को लगाकर, तो प्रॉब्लम होती है ना। तो इसका मतलब सेकंड क्या हुआ, इंटरनल फोकस पर ध्यान देते हैं, ये देखते ही नहीं कि आपका बराबर वाला आपसे ज्यादा क्यों कमा रहा है और मार्केट में क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, राइट। तो सबसे पहले हुआ शॉर्ट टर्म, राइट। दूसरा हुआ इंटरनल फोकस, हाँ जी। तीसरा, इंफीरियर क्वालिटी, हाँ जी। इंफीरियर क्वालिटी का मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को हम जब रिड्यूस करते हैं तो हम चेंज कर देते हैं कई बार मटेरियल,
एक्स की जगह मैट्रिक्स वाई लगा देते हैं सस्ता, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाती है। लेबर मिक्स चेंज कर देते हैं, जो काम स्किल्ड वर्कर कर सकता है वहां पर अनस्किल्ड लगा देते हैं। तो चेंज ऑफ रिसोर्सेज करके हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर देते हैं, ठीक है, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट से दूर हो जाता है। इससे सेल और प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट आ जाता है। ओके, रिएक्टिव अप्रोच है, आर का मतलब रिएक्टिव अप्रोच, ओके, एस का मतलब शॉर्ट टर्म, यानी एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी कम कर रहे हो, बाद में जाके आपको हो सकता है परेशानी हो जाए, वो नहीं देखते, है ना। इंटरनल फोकस, अपने अंदर ही रहते हैं, बाहर की दुनिया में जो चेंज हो रहा है उस पर ध्यान ही नहीं देते, है ना। इंफीरियर क्वालिटी, आप रिसोर्स बदल देते हो, सस्ते मटेरियल लगाना शुरू कर देते हो, सस्ती लेबर लगाना शुरू कर देते हो। रिएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव अप्रोच जैसे कॉस्ट कंट्रोल, कि भाई एक्चुअल कॉस्ट इनकर हो गई और ये तो स्टैंडर्ड से ज्यादा है, चलो भाई महंगा परचेज कर लिया, परचेज मैनेजर को पकड़ो, मटेरियल ज्यादा यूज हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर को पकड़ो। इसको बोलते हैं रिएक्टिव अप्रोच। नहीं भाई, तो आपने लॉस होने के बाद ध्यान दिया, अब चिड़िया चुग गई, तब क्या फायदा। नहीं, मॉडर्न कस्टमर की रिक्वायरमेंट को नहीं देखते कि मॉडर्न कस्टमर क्या मांग रहा है। Excessive focus on cost reduction could impact the quality of product, service and alienate of the customer। मतलब जो मॉडर्न अप्रोच है वो देखते ही नहीं है, जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की, नए नए फीचर्स इनोवेटिव लाना, हम वही ट्रेडिशनल फीचर के हिसाब से चलते रहते हैं। लिमिटेड फोकस होता है रिव्यू एंड इम्प्रूवाइजेशन ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोसेस एंड एक्टिविटी, मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू चल रहे हो उसी से चलते चले जाते हो। इसका एग्जांपल है प्रिवेंटिव वर्सेस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, मतलब मशीन जब खराब होगी तब हम ठीक कराएंगे ना, क्या फायदा हम उसके पार्ट्स की थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने पर उसको चेंज करा दें। मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉलो नहीं करते, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस फॉलो करते हैं। ये एग्जिस्टिंग प्रोसेस को रिव्यू नहीं करते, इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते कि भी मशीन बार बार खराब हो रही है तब ठीक करा रहे हो। ये सोचते ही नहीं कि सर मशीन खराब होने पर वर्कर खाली बैठेंगे, इंजीनियर आएगा 2 दिन या 8 घंटे 6 घंटे, जब तक वो ठीक करेगा तब तक मेरे वर्कर खाली बैठेंगे, लेबर को फालतू पैसे देने पड़ेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगा, बिकेगा नहीं, मार्केट में कस्टमर लूज होगा, वो कस्टमर कहीं और चले जाएंगे। ये बात हम सोचते ही नहीं है, बस हम जब मशीन खराब होगी तब ठीक कराएंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब थ्योरेटिकल लाइफ खत्म होने पर मशीन के हर पार्ट की हम चेंज ही नहीं कराते। हम सोचते हैं कि क्यों हम चेंज कराएं, जब खराब होगा तब बदलेंगे ना। तो अगर मशीन, क्या होता है कि जब हम मशीन खरीदते हैं तो जो वेंडर होता है वो एक लॉग बुक देता है, साथ में मैनुअल देता है, वो कहता है कि देखो जी इसके पार्ट्स की ये लाइफ है 6 महीने, आप 6 महीने के बाद बदल देना। तो ये मशीन की जो लाइफ है 10 साल, वो इफेक्टिव रहेगी। जो फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन है वो 10th ईयर में होगा, बशर्ते आप इसके हर पार्ट्स जो जो बताए हैं उतने उतने समय पर बदल दो। हम कहते हैं छोड़ो ना, लिखा रहता है, जब खराब होगा तब बदलेंगे। इसीलिए फिर वो मशीन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है, डिफेक्टिव ज्यादा बनाने लग जाते हैं, और जब ब्रेकडाउन होती है तो मशीन लंबे टाइम के लिए खराब हो जाती है, प्रोडक्शन रुकता है, लेबर कॉस्ट खाली जाती है, राइट। तो वो क्या कहलाता है, हम रिव्यू नहीं करते हैं, राइट। लास्ट में ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम सिर्फ अकाउंटिंग डाटा पर बेस्ड है, हिस्टोरिकल डाटा पर बेस्ड है, वो करंट मार्केट वैल्यू को देखते ही नहीं। ओके, हाँ जी, तो ये इसकी लिमिटेशन होगी। ओके, हाँ जी, SI सर MLA। ओके, हाँ जी, शॉर्ट टर्म, इंटरनल फोकस, इंफीरियर क्वालिटी, रिएक्टिव अप्रोच, मॉडर्न कस्टमर, और लिमिटेड फोकस और अकाउंटिंग अप्रोच। क्लियर बेटा, चल, इसके लिए हमने आपको एग्जांपल दे दिए साथ में, नीचे देखो, पहला ध्यान रखने के लिए शॉर्ट टर्म लुक, यानी सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए, अभी तो पैसे बचा लेते हैं, बाद में भुगतना पड़ेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल कर देते हैं, बाद में फिर हमें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करना पड़ता है हायर कॉस्ट पर। इंटरनल अपने अंदर ध्यान देते हैं, बाहर देखते नहीं, अपनी गुफा से कभी बाहर ही नहीं आते हैं। हम सोचते हैं वी आर द बेस्ट, हमसे अब बढ़िया कोई नहीं है। अरे भाई देखो जरा बाहर आके, दुनिया बदल चुकी है। कीपिंग बेटर यूर सेल्फ, हम बस अपने आप को अच्छा बनाते हैं, बट नॉट कीपिंग बेटर एज कम्पेयर टू। अपने आप तो बेटर बनाते हैं, दूसरे से बेहतर नहीं बना पाते। नहीं, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कम्पिटेटिव मार्केट में क्या चल रहा है इग्नोर करते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे नोकिया नहीं ध्यान रखा तो मार्केट आउट हो जाते हैं, बजाज नहीं ध्यान रखा बाइक का, नहीं वोडाफोन एयरटेल, इन्होंने इंटरनेट की स्पीड पर ध्यान ही नहीं दिया, तो जियो ने इस पर ध्यान दिया, तो ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा इंटरनल, तीसरा आई इंफीरियर क्वालिटी। हम बस कॉस्ट रिडक्शन पर ध्यान देते हैं, इससे क्वालिटी पर क्या फर्क पड़े, एम्प्लॉय परेशान हो, कस्टमर परेशान हो, होता रहे। जो कॉस्ट, जो कस्टमर काउंसलिंग टीम है
वो हम हटा देते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन पर इफेक्ट आता है। कस्टमर है, राइट। रिएक्टिव अप्रोच यानी बाद में ध्यान रखते हैं हम, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करते हैं, कॉस्ट आने के बाद। मॉडर्न कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ओके, तो वही बात है कि क्वालिटी, यानी मटेरियल लेकर हम रिप्लेस कर देते हैं मेटल बी से। ओके, इसकी आपको जरूरत नहीं। एल, लिमिटेड फोकस होता है रिव्यू एंड इम्प्रोवाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्सेस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अकाउंटिंग डाटा पर रिलाई करते हैं, ये जो हिस्टोरिकल डाटा पर हमें डाटा प्रोवाइड होते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, क्लोजिंग स्टॉक जो जिस कॉस्ट पर दिखा रहे हैं, बिल्डिंग जिस कॉस्ट पर दिखा रहे हैं, हम उसी पर रिलाई करते चला, उसी को आगे लेके चलते हैं। भाई हमने 10 साल पहले बिल्डिंग 10 लाख रुपए की खरीदी थी, आज मार्केट में 1 करोड़ रुपए की है, तो हम उसको 10 लाख रुपए पर ही इवेल्यूएट करते चले जाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा लिमिटेशन है। क्लियर हो क्या बात? आगे चले। हाँ जी, देखो अगला है एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट। चलिए, अब आता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ सबसे पहले तो ये समझो, कॉस्ट मैनेजमेंट मेन पार्ट आ गया। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करेंगे हम आगे, ठीक है। कॉस्ट मैनेजमेंट तो हम ये कहेंगे, जैसे बात करूं क्वालिटी मैनेजमेंट कि भाई क्वालिटी को बढ़ाओ। क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी बढ़ा नहीं पा रहे हो तो भाई ऐसा तो करो कि कम ना हो पाए, ये कहलाता है मैनेजमेंट, क्वालिटी। अब कॉस्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब कॉस्ट कम करो। अच्छा कोई बात नहीं, कॉस्ट कम नहीं कर पा रहे ना, ऐसा तो करो कि बढ़े ना, एटलीस्ट, एटलीस्ट पहला अटेम्प्ट। तो अब बात आती है स्ट्रेटेजिक। ये तो होगी, देखो दो वर्ड है ना, कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गई, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब रणनीति। युद्ध में जा रहे हो, ऐसा ना बस हथियार लेके पहुंच गए आओ लड़ने के लिए, भाई हार जाओगे, संभावनाएं कम है। प्लान करो, योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, सही भी। महाभारत के युद्ध में भी आपने देखा होगा, कृष्ण जी ने एक एक भी हथियार नहीं उठाया, रणनीति बनाई, तो उससे बड़े बड़े योद्धा को खत्म कर दिया। यानी दूसरों को खत्म करना, एक ऐसी रणनीति बनाना, वो कहलाता है स्ट्रेटेजिक। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट की भाषा में, यानी आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से पूरा करो, कंपटीटर खत्म हो जाए। मेन पार्ट ये देखो, दिमाग में हमेशा लेके चलो, हर बिजनेसमैन क्यों परेशान है, और होना भी चाहिए। क्यों? ये नहीं कि प्रॉफिट कमा रहे खुश, नहीं भाई, अपने सुख से सुखी नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। दूसरे के सुख से हम ज्यादा दुखी होते हैं, यही बिजनेसमैन की परिभाषा है। नॉर्मल लाइफ की बात नहीं कर रहे हम। बिजनेसमैन क्यों दुखी है? क्योंकि उसका जो पड़ोसी है वो ज्यादा माल बेच रहा है। तो आप ऐसा करो, ये स्ट्रेटेजी लगाओ कि वो कम हो जाए। सर एक बात बताओ, बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आप ऐसी स्ट्रेटेजी लगाओ कि वो कम हो जाए। सर वो तो कम नहीं हो, उसको क्यों कम करें, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ कि ये लाइन छोटी हो जाए, उसको छोटा मत करो, इसके आगे बड़ी लाइन है तो अपने आप छोटी हो जाएगी। ये स्ट्रेटेजी लगाओ कि आप उसके आगे चले जाओ, वो अपने आप आपके पीछे हो जाएगा। मतलब उसको पकड़ के पीछा नहीं करो, बात तो ध्यान से समझना हमारी। स्ट्रेटेजी का मतलब हम उसको पीछे ना करें, हम उससे आगे चले जाएं, तो वो अपने आप पीछे हो जाएगा। तो ऐसी स्ट्रेटेजी लगाओ ताकि आपके ऑब्जेक्टिव ऐसे पूरे हो जाए कि कंपटीटर खत्म हो जाए। तो अनसीट, अनसीट का उखाड़ फेंकना एग्जिस्टिंग फर्म जो मार्केट में पहले से है, जैसे जियो ने, आपको ध्यान हो, पहले 1 GB डाटा एक मंथ में यूज करते थे, पैसे लगते थे, फिर डेली यूज करें तो जियो ने क्या करा, तबाही मचा दी, फ्री डाटा 1 GB का जितना मर्जी यूज करो फ्री। यानी कि टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी चेंज करा कि इंसान की लाइफ ही बदल गई उसमें ना। तो वो ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई ना कि आप मार्केट के लीडर बन जाओ, आपके सामने सब छोटे लगने लगे। भाई मिलिट्री वालों को तो ये सिखाते हैं कि आप आगे बढ़ो और दूसरे को, दुश्मन को पीछे हटाओ, तो वो स्ट्रेटेजी लगाओ, ठीक बात है, ताकि आपकी पोजीशन मार्केट में बढ़ी रहे। तो नॉट ओनली टू कंट्रोल द कॉस्ट बट टू मैनेज द कॉस्ट, राइट, बट टू मैनेज द कॉस्ट। यहां पर हम क्या कहते हैं, हम अपनी
अपनी जो पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, वो सस्टेन करें, है ना, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब दूसरे से आगे बढ़े और हमेशा आगे रहें, सस्टेन करें, ऑलवेज, नॉट वन टाइम। तो उसके दो तरीके समझाए इन्होंने, आगे भी पढ़ेंगे हम। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप क्या होगी? कॉस्ट लीडरशिप क्या होगी कि आप, भाई दो तरीके हैं, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट। अपने प्रोडक्ट में इतने अच्छे फीचर ले आओ ताकि वो दूसरे प्रोडक्ट के फीचर्स के कंपैरेटिवली कस्टमर ये कहे भी वाह मजा आ गया, मतलब आपका प्रोडक्ट फीचर की वजह से दूसरे से प्रायोरिटी पर है, तो वो कहलाएगा आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो कहलाएगा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कॉस्ट को मैनेज करना, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कॉस्ट को मैनेज करना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? एप्लीकेशन है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, राइट। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जस्ट इन टाइम, टारगेट कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, ये सारी चीजें इनको फॉलो करके ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को बढ़ा सके। यानी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को लगाओ ताकि अपनी स्थिति बेहतर कर पाओ, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव, दूसरों से हमेशा बेहतर रहो, दो टेक्निक लगाकर, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, और इंप्रूवमेंट करते रहो, किसमें? क्वालिटी में, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट हो, और कॉस्ट इंप्रूवमेंट एक बार नहीं, लगातार इंप्रूवमेंट, एक बार नहीं, लगातार, परचेज में, डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिलीवरी में, जो मेटल खरीद रहे हो अच्छा खरीदो, बना रहे हो अच्छा बनाओ, डिलीवर अच्छा करो, सर्विस अच्छी दो, right? ताकि कंपटीटर भाग जाए। अनसीट का मतलब उखाड़ फेंकना, केवल कॉस्ट नहीं कंट्रोल करना बट कॉस्ट को मैनेज करना, हाई प्रॉफिट कमाना, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट भाई? हाँ जी, क्लियर हो गया? डिफरेंशिएशन का मतलब अपने प्रोडक्ट में इतने अच्छे फीचर्स मेंटेन करना ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो। कॉस्ट लीडरशिप यानी कॉस्ट मैनेज करना, कॉस्ट कंट्रोल करना, यानी आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हमेशा ऐसी हो जो दूसरे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से भी कम हो। समझना क्या करें? कॉस्ट लीडरशिप यानी हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, कॉस्ट लीडरशिप को हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, मान लो 100 रुपए, हम इतने रुपए में बेचें, हम इतने रुपए में बेचें ताकि दूसरे की कॉस्ट ही इससे ज्यादा आए, तो बेच ले भाई, तेरी तो कॉस्ट में रहेगी, हम तो तेरी कॉस्ट से कम पर बेच रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने कॉस्ट मैनेज किया है, इसका मतलब वी शुड, हम ऐसा सिस्टम मेंटेन करें कि आवर सेलिंग प्राइस फॉल्स बिलो द कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिटर, राइट। हम अपने ऑब्जेक्टिव को इस तरह से पूरा करें, राइट, तो द ऑब्जेक्टिव फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सो दैट, हाँ जी, वी कैन अनसीट, उखाड़ फेंकना, द कॉम्पिटिटर, ओके, राइट में, ऐसे आप इतनी अच्छी क्वालिटी दो, वी शुड प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विसेज, वी शुड प्रोवाइड द क्वालिटी सर्विसेज ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर आपको क्वालिटी देते रहो, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, कैसे? कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंट फीचर्स रखो ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तरफ
अट्रैक्टिव मतलब वो कस्टमर कहेगी वाह मजा आ गया आपके प्रोडक्ट में, नहीं मैं जैसे हल्दीराम की मिठाई है खा के कहते मजा आ गया। फीचर्स, टेस्ट ऐसा रखो, कॉस्ट लीडरशिप, आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी कम करो इतनी मैनेज करो, कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेकर आओ ताकि अपना प्रोडक्ट इतने में बेच पाओ ताकि वो प्राइस दूसरे कॉम्पिटिटर की कॉस्ट से भी कम आ जाए। ओके, वो कहलाएगा कॉस्ट लीडरशिप, यानी अप्लाई द कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, नॉट ओनली जस्ट टू कंट्रोल द कॉस्ट बट टू मैनेज द कॉस्ट। ओके, तो ये कहलाएगा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। हो गया क्लियर बेटा? चलिए, हाँ जी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होगा? लाइक टू मैनेज द कॉस्ट, यानी ऐसे करो, वी शुड डेवलप ए सिस्टम विच एंश्योर्स दैट कि कॉस्ट बढ़ने ना पाए, मतलब कॉस्ट कम हो, कम ना हो पाए तो एटलीस्ट बढ़ने ना पाए, कॉस्ट कम हो, हाँ जी, टू रिड्यूस द कॉस्ट। राइट, इफ नॉट पॉसिबल, right, then at least not allow to increase the cost। ये तो कहलाता है मैनेजमेंट का पर्पस, एटलीस्ट कम से कम। स्ट्रेटेजी, रणनीति, नहीं, हथियार, यानी पॉलिसी। अब ऐसी पॉलिसी बनाओ ताकि कंपटीटर भाग जाए, नहीं भी, ए सेट ऑफ एक्टिविटीज, अब ऐसी एक्टिविटीज बनाओ, ए सेट ऑफ एक्टिविटी, राइट, टेकन बाय मैनेजर, टेकन बाय मैनेजर, नहीं, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ कंपनी इन मार्केट। इसका मतलब दूसरों से बेहतर, इसका मतलब दूसरों से बेहतर। चलिए अब आते हैं दूसरे पर। देखिए, अब डिफरेंस की बात करते हैं, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में डिफरेंस। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? अच्छा पहले समझा दूं, फोकस। ठीक है, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट इंटरनल ध्यान देता है, अपनी गुफा से बाहर ही नहीं आते। वी आर द बेस्ट, कीपिंग बेटर अवर सेल्फ बट नॉट कीपिंग बेटर अदर देन। इसका पर्पस है इंटरनल भी ध्यान देते हैं और एक्सटर्नल भी, मार्केट में क्या चल रहा है। इसमें ये देखते ही नहीं कि मार्केट में क्या चल रहा है, नोकिया देखा ही नहीं कि मार्केट में एंड्रॉइड फोन आ रहा है, बजाज चेतक स्कूटर वालों ने देखा ही नहीं कि कस्टमर एवरेज से परेशान है। तो केवल इंटरनल पर ध्यान देते हैं, केवल और केवल इंटरनल पर फोकस करते हैं। और यहाँ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में इंटरनल पर भी और एक्सटर्नल पर भी, दोनों पर ध्यान देते हैं। राइट, हाँ जी, इसका एग्जांपल लेते हैं, नोकिया है ना, बजाज स्कूटर। ओके, हाँ जी, और यहाँ पर इंटरनल भी ध्यान देते हैं और एक्सटर्नल भी। हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखते हैं, कस्टमर क्या चाह रहा है। जियो ने ये देखा कि कस्टमर की क्या परेशानी है कि भाई उसको डाटाबेस चाहिए, उसको स्पीड चाहिए, है ना, एंड्रॉयड अच्छी स्पीड पर चाहिए उनको। हाँ जी, दूसरा ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल, स्कोर कीपिंग, अटेंशन डायरेक्टिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्व। टारगेट देते हैं, बस यहाँ पर स्कोर बनाने की कोशिश करते हैं कि भैया बस आपने का टारगेट बना दिया कि सेल्स हमें 100 लाख की करनी है, तो हमें इतना स्कोर मिल जाएगा और जो प्रॉब्लम आएगी फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। बट यहाँ नहीं, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, एक कदम आगे सोचना। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कॉस्ट को इतना कम करना ताकि अपनी प्राइस दूसरे की कॉस्ट से भी कम आ जाए, बेच ले भाई, कैसे बेचेगा। नहीं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना दूसरे से, इतने फीचर्स लाना ताकि कस्टमर वैल्यू परसीव्ड ये कह पाए कि हाँ अभी मजा आ गया।
हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट रिडक्शन करना। चाहे एम्प्लॉय परेशान हो, चाहे कस्टमर परेशान हो, कस्टमर की जो टीम है, काउंसलिंग टीम है, जो कस्टमर हैंडलिंग, प्रॉब्लम हैंडलिंग टीम है, अभी हमारे पास पांच, अभी हमारे पास मान लो 5 कस्टमर हैंडलिंग टीम थी, 5 स्टाफ थे। हमने क्या करते हैं, इसके अंदर कॉस्ट रिड्यूस करना है, चलो भाई 3 को हटा दो, 2 रहने दो। तो इससे क्या होता था? कस्टमर परेशान, तो उसका वेटिंग टाइम बढ़ता है, उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल कम होता है, वो इंटॉलरेंस है वो दूसरे के पास चला जाएगा, जो हमारे बाकी के एम्प्लॉयज हैं उन पर बर्डन आ जाएगा। वो जैसे इतने सॉफ्ट कॉर्नर से पहले हैंडल करते थे, वो इरिटेट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट कंटेनमेंट, यानी कस्टमर को उसकी वैल्यू देना। तो जितने मतलब कॉस्ट कम करना है, बट ऐसे कम करना है ताकि कस्टमर की वैल्यू एडिशन में बढ़ोतरी हो। कॉस्ट ड्राइवर यहाँ पर केवल प्रोडक्ट की वॉल्यूम पर ध्यान देना कि भाई ज्यादा बनाओ, ज्यादा बनाओ, ज्यादा बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट कम आएगी, यानी टोटल कॉस्ट ओवरहेड कॉस्ट वॉल्यूम रिलेटेड होता है, कॉस्ट वॉल्यूम सीवीपी एनालिसिस। और यहाँ पर क्या होता है? नहीं, यहाँ पर हर ओवरहेड की अलग एक्टिविटी होती है। अब जैसे सेटअप कॉस्ट है, तो सेटअप कॉस्ट कैसे बांटते हो आप? ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग का खर्चा कैसे बांटते हो? नंबर ऑफ सेटअप, है ना। अब देखते हैं कि सर ये कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो इस पर ध्यान देते हैं कि एक लॉट में ज्यादा यूनिट बढ़ा लो तो टोटल नंबर ऑफ सेटअप कम हो जाएंगे, खर्चे कम हो जाएंगे, यानी हर एक्टिविटी की अलग कॉस्ट होती है और उस पर ध्यान देते हैं। ये रिस्क एवर्स, रिस्क लेना नहीं जानते, और ये हमेशा रिस्क टेकिंग होते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ में अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं। फैशन फैब्रिक चेंज हो रही तो नए नए प्रोडक्ट लाते हैं, रेस्टोरेंट है तो नई नई डिश लाते हैं। ठीक है, कस्टमर नहीं पसंद करेगा, पर चांस तो लेते हैं। ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, राइट। हाँ जी, तो शॉर्ट टर्म का मतलब सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, कि अभी हम एडवर्टाइजमेंट खर्चे कम कर देते हैं, बाद में पता लगा और ये लो, बाद में सेलिब्रिटी को अपॉइंट करना पड़ गया। ये लॉन्ग टर्म देखते हैं कि अभी से ऐसा करके चलो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लगाओ, कोई बात नहीं, अभी खर्चा बढ़ेगा, पर लॉन्ग टर्म में मशीन की इफेक्टिवनेस हमेशा बनी रहेगी। ओके, तो ये हमारे डिफरेंस हो गए। कैसे याद रखोगे? ऐसे देखो, वो कैट, एफ ओ डबल सी ए टी। हाँ जी, फोकस, ऑब्जेक्टिव, फोकस ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ड्राइवर, अप्रोच, और टर्म, टाइम स्पैन। हाँ जी, फोकस इंटरनल होता है, वहां इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा? स्कोर कीपिंग, टारगेट अचीव करना, बस ये टारगेट अचीव हो जाए। और यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव करना नहीं होता, वैल्यू भी देना होता है कस्टमर को, राइट। कॉस्ट रिडक्शन, बेसिक पर्पज बस कॉस्ट को कम करना है, भले एम्प्लॉय परेशान हो, कस्टमर परेशान हो। यहाँ पर कॉस्ट कम करने के साथ साथ में, हाँ जी, कस्टमर की वैल्यू देना। अच्छा, यहाँ पता कॉस्ट इंडस्ट्री पर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वही। कॉस्ट ड्राइवर मतलब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में सारे खर्चे एक ही रेट से बांटते हैं, उसका एक ही कॉस्ट ड्राइवर होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, यानी मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से बांटोगे, लेबर कॉस्ट के हिसाब से बांटोगे, प्राइम कॉस्ट के हिसाब से बांटोगे, मशीन आवर या लेबर आवर। यहाँ पर हर एक्टिविटी का अपना खर्चा होता है, और उस पर हम देखते हैं कि किस प्रोडक्ट में ज्यादा एक्टिविटी, उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन ज्यादा। जिस प्रोडक्ट में कोई एक्टिविटी नहीं, उस प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी का बर्डन देते नहीं, यानी यहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, रिस्क लेना नहीं चाहते, और ये हमेशा रिस्क टेकिंग होते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म, कि भैया अभी देखो लो, अभी क्यों हम मशीन के हर पार्ट चेंज कर रहे हो, अभी क्यों आप हर पार्ट को बदल रहे हो, बाद में देख लेंगे ना जब खराब होगा। तो यहाँ पर प्रिवेंटिव, अभी भले ही खर्चा लग जाए, पर बाद में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। क्लियर पार्ट? तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हो, डिफरेंस। क्लियर है? चलिए, हाँ जी, अगला है एक्सप्लेन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब इसके कंपोनेंट क्या हैं? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के देखो 3 कंपोनेंट हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर, और स्ट्रेटेजिक पोजीशन। मतलब 3 पार्ट से मिलकर बना है ये स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। पहला एक वैल्यू चेन, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एनालिसिस। ये लीवर है पूरा, ये हमारे एक तरह से गाड़ी का लीवर होता है ना, ये वो बात करते हैं। देखो जान,
ये लीवर है बेसिकली ना, ठीक है। वैल्यू चेन एनालिसिस सही होगा, फिर कॉस्ट ड्राइवर एंड देन स्ट्रेटेजिक पोजीशन, यानी कॉस्ट हमारी स्ट्रेटेजी को कितना इफेक्ट करती है, कॉस्ट हमारी स्ट्रेटेजी को कितना इफेक्ट करती है, जो हमारी स्ट्रेटेजीज हैं, हमारी पोजीशन क्या है, मतलब हमने जो रणनीति बनाई है, चक्रव्यूह बनाया है, औरों के चक्रव्यूह से कितना बेहतर है, हमारी जो वैल्यू चेन है वो किस तरीके की है। तो अगर ये तीनों पार्ट ठीक है हमारे, तो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन अच्छी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। इसका मतलब है इस टूल को फॉलो करके हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी कंपनी इंडस्ट्री में कहां खड़ी है, हाउ ए कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम कंपीटिंग कंपनी। हाँ, क्योंकि देखो मार्केट में हम अकेले नहीं है ना, कि हम रेस में अकेले थोड़ा ना दौड़ रहे हैं। हमें रेस में ये देखना है कि जो और लोग दौड़ रहे हैं रेस में, हम उनसे कहां खड़े हुए हैं। हमें फर्स्ट आना है, तो हमें कितनी तेजी से दौड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो देखो कि खड़े कहां पर हो आप, आपको रैंक लेकर आना है। तो आप ये देखोगे ना कि भाई रैंक कितने मार्क्स पर आता है, उसको बेंच मार्क्स तो बनाओगे ना। और अभी आप देखोगे कहां खड़े हो, अभी अपने आप को इवैल्यूएट करोगे। तो जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करोगे, तब तक आप ये नहीं दे पाओगे कि आपकी पोजीशन कहां पर है, आप कस्टमर को कितनी वैल्यू दे रहे हो। कस्टमर को जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे, कस्टमर उतना सेटिस्फाइड होगा, उतना आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। जितना आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, उतनी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, उतनी मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी, दूसरे की पोजीशन अपने आप कम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यही देखना है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखनी है कि कंपनी की रिलेटिव पोजीशन क्या है इंडस्ट्री में, राइट। ये देखना है स्ट्रेटेजिक पोजीशन रिफ्लेक्ट चॉइसेस ए कंपनी मेक्स अबाउट द काइंड ऑफ वैल्यू इट क्रिएट, हाउ दैट वैल्यू विल बी क्रिएटेड डिफरेंटली। मतलब हम जो वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, हम जो कस्टमर को वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं, हम जो एम्प्लॉय को एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, दूसरा हमारा राइवल कितना दे रहा है वैल्यू क्रिएट। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस कंसर्न इंपैक्ट ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। राइट, ये तो पहले भी हो चुका था हमारा। इंटरनल भी एनवायरनमेंट होना चाहिए और एक्सटर्नल भी होना चाहिए। इंटरनल का मतलब हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हो, एक्सटर्नल का मतलब हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। यानी हम इतने कस्टमर, हम इतने काउंसलिंग टीम, इतने कस्टमर हैंडलिंग सेंटर ओपन करें, इतनी स्ट्रेटेजी लगाएं कि कस्टमर परेशान ना हो, कस्टमर सेटिस्फाइड होगा। एक कस्टमर 10 कस्टमर को लेकर आता है, एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 10 कस्टमर को लूज कर देता है। तो एक्सेल और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या, अगर उसको ऑन टाइम डिलीवरी दोगे, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दोगे, नए नए फीचर के साथ में दोगे, तो कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बढ़ेगी। इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक अकाउंट ऑफ द फ्यूचर एंड एसेट्स। क्या देखना है कि करंट स्ट्रेटेजी, जो हमारी करंट स्ट्रेटेजी चल रही है, नोकिया अगर ये देखता कि अभी मेरी जो करंट स्ट्रेटेजी चल रही है क्या वो ठीक है या नहीं, तो वो कभी मात नहीं खाते, है ना। तो अगर करंट स्ट्रेटेजी फिट है तो ठीक है, नहीं तो उसमें क्या इंप्रूवमेंट है। तो हम वो कैसे देखेंगे, एक तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू, हमारा कल्चर क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इंटरनल एनवायरमेंट, हमारे रिसोर्स कैसे हैं, कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटी। रिसोर्स में क्या आ गए हमारे पास कितनी मशीनें हैं, क्या हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन है, क्या सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, क्या मैनुअल मशीन है, कॉम्पिटिटर के पास कौन सी मशीन है। रिसोर्स देखोगे और उनको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, और उनको यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। एक मिनट इसके आपको ऐसे बता दें, हाँ जी, रिसोर्स आप देखोगे, अपने रिसोर्स कंपेयर करोगे, दूसरे से कंपेयर करोगे, कि आपके पास कौन सी मशीनें हैं, टाइप ऑफ मशीन, ऑटोमेटिक मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, या मैनुअल मशीन है। ओके, दूसरे कंपटीटर के पास कौन सी मशीन है, आपके पास जो लेबर है वो कितने हाईली स्किल्ड हैं, और कंपटीटर के पास कितने हैं। समझ गए बात।
और इनको आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, हाउ यूटिलाइज, ले पार्ट। हाँ जी, अगला पिछला था देखो क्या, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एनालाइज करोगे, पेस्टल, पी का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, एनवायरमेंटल और लीगल, और पोर्टर के 5 मॉडल, ये अभी आगे पढ़ेंगे। बायर, सप्लायर, उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है, भाई इंडस्ट्री के हिसाब से देखेंगे कि बार्गेनिंग पावर क्या है बायर की, सेलर की, कंपटीशन राइवलरी क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के हिसाब से क्या पोजीशन है, न्यू एंट्रेंट का थ्रेट क्या है, वो इसमें देखेंगे हम आगे जाके भी, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, बायर की बार्गेनिंग पावर क्या है, वेंडर की, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्या है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की पोजीशन क्या है, कॉम्पिटिटिव राइवल्स कैसे हैं हमारे, न्यू एंट्रेंट का थ्रेट क्या है, वो यहाँ इसके हिसाब से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यहाँ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, एनवायरमेंटल और लीगल। तो इसके हिसाब से देखेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हम अपने कस्टमर को कितनी वैल्यू दे रहे हैं, हमारा कॉम्पिटिटर कितनी वैल्यू दे रहा है, हमारी जो करंट स्ट्रेटेजी है क्या वो फिट है, इज देयर एनी चेंज रिक्वायर्ड। स्ट्रेटेजिक पोजीशन पहले देखोगे ना, तो जब तक आप ये नहीं देखोगे वेयर यू स्टैंड, हाउ कैन यू इंप्रूव, इसका मतलब स्ट्रेटेजिक पोजीशन पहले हम देखेंगे। ओके, चलिए अब आता है कॉस्ट ड्राइवर। हाँ जी, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में सेकंड एलिमेंट है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, थर्ड है वैल्यू चेन, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस का मतलब होता है कि भाई स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की कंपोनेंट में हमें ये देखना है यहाँ पर कि कॉस्ट किस वजह से इफेक्ट होती है, मतलब कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कॉस्ट को इफेक्ट कर जाते हैं। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग में हमने देखा है कि वॉल्यूम की वजह से कॉस्ट इफेक्ट होती है, ज्यादा वॉल्यूम बनाओगे ज्यादा कॉस्ट आएगी, कम वॉल्यूम बनाओगे तो कम कॉस्ट आएगी, क्योंकि वहां सारे खर्चे हम वॉल्यूम रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, सिंगल रिकवरी रेट से बांटते हैं। पर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हम इस व्यू को नहीं लेते हैं, हम कहते हैं कॉस्ट केवल वॉल्यूम के हिसाब से इफेक्ट नहीं करती। तो हम अगर इस बात को मद्देनजर रखेंगे ना कि भाई ज्यादा वॉल्यूम बनाएंगे तो ही ज्यादा कॉस्ट आएगी, नहीं, कई बार क्या होता है किसी एक एक्टिविटी में कॉस्ट ज्यादा आ रही होती है, अगर उस एक्टिविटी को हम कम, केवल उस एक्टिविटी को कम कर दें तो मेजर कॉस्ट कम हो जाती है, बाकी एक्टिविटी को कम करने की जरूरत ही नहीं होती, मतलब कॉस्ट ड्राइवर। ये कहलाता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट ड्राइवर को एनालिसिस करो कि कॉस्ट केवल वॉल्यूम से रिलेटेड ही नहीं होती है, कॉस्ट में कई सारे फैक्टर ऐसे आते हैं जो इफेक्ट करते हैं, यानी डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर को हम दो पार्ट में एनालाइज करते हैं। अच्छा, कॉस्ट ड्राइवर समझ में आ गया ना, ड्राइवर को ना जो पैसेंजर को उसकी मंजिल तक पहुंचाए, यहाँ ड्राइवर क्या है एलोकेशन बेस्ड, यानी ओवरहेड को, कॉस्ट को जो प्रोडक्ट तक पहुंचाए, जैसे सेटअप का खर्चा है नंबर ऑफ सेटअप से बांटते हो, पैकिंग का खर्चा है नंबर ऑफ डिलीवरी से बांटते हो, तो ये कॉस्ट ड्राइवर कहलाते हैं। तो यहाँ दो आते हैं कॉस्ट ड्राइवर, एक होता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, एक होता है हमारा एग्जीक्यूटिव कॉस्ट ड्राइवर। तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर में हमें देखना है कि कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट का इफेक्ट क्या क्या करता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट करता है, जैसे ठीक है अगर हम हाई वॉल्यूम बनाएंगे तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल की वजह से कॉस्ट कम आएगी, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से आएगी हमारे पास, लर्निंग इफेक्ट अगर होगा तो पहले कॉस्ट थोड़ी कैसे आएगी, पहले टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे जैसे लर्निंग करते चले जाएंगे टाइम वैसे वैसे कम होता चला जाएगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट अगर हम करते हैं तो हो सकता है इनिशियल में कॉस्ट ज्यादा आए पर बाद में कॉस्ट कम आ जाए, तो स्ट्रक्चर हमारा कॉस्ट को इफेक्ट करता है, ये कॉस्ट ड्राइवर हुआ। तो स्ट्रक्चर में कौन कौन से फैक्टर आते हैं जो कॉस्ट को इफेक्ट करते हैं, वॉल्यूम हो गया, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लर्निंग इफेक्ट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, राइट। ये प्रोडक्शन प्रोसेस अगर आपका हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको हाई कॉस्ट है, बट लेटर जब वो एक ऑटोनोमस मोड पर आ जाएगा तो कॉस्ट कम आ जाएगी, क्लियर पार्ट में। तो ये कहलाता है स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर। दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव कॉस्ट ड्राइवर, कि हम हमारा जो प्लांट लेआउट है वो किस तरीके का है, हम रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो कहलाता है एग्जीक्यूटिव कॉस्ट ड्राइवर, यानी हर एक एक्टिविटी का अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर होता है। एक
सेटअप कैसे बांट, मतलब सेटअप का मतलब क्या होता है, ऑयलिंग, क्लीनिंग, ग्रीसिंग, है ना। अब नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटते हैं। अगर हम नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से खर्चों को बांटेंगे तो मोर अप्रोप्रिएट रहेगा, मोर एक्यूरेट रहेगा। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाद में कि सर हम एक लॉट में साइज बढ़ा दें तो नंबर ऑफ लॉट कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ लॉट कम होने से हमारा खर्चा कम हो सकता है। तो वो बताते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव कॉस्ट ड्राइवर, मतलब आपका प्लांट लेआउट कैसा है, आपकी कंपनी में टीक्यूएम प्रोसेस कैसा है, आपने अपने रिसोर्स को किस तरह से यूटिलाइज किया है, ये कहलाता है हमारा एग्जीक्यूटिव कॉस्ट ड्राइवर। क्लियर बात? चलो एक बार पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, कॉस्ट ड्राइवर मींस फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट। कॉस्ट किन चीजों से प्रभावित होती है, ठीक है। वी आइडेंटिफाई द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट। ट्रेडिशनल कॉस्ट मेथड में कॉस्ट इज टोटली डिपेंड ओनली ऑन प्रोडक्शन लेवल, वॉल्यूम, ठीक है। ज्यादा वॉल्यूम बनाओगे ज्यादा कॉस्ट, कम वॉल्यूम बनाओगे कम कॉस्ट। बट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में हमने सीखा है केवल प्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, अदर फैक्टर भी होते हैं, यानी कॉस्ट ड्राइवर, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। दो होते हैं, स्ट्रक्चरल और इकोनॉमिक, एग्जीक्यूटिव। स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है, हमारा स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है। तो यहां पर हम क्या बात करते हैं स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर में, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर में और लिख लेते हैं। हमारा स्ट्रक्चर और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉस्ट को इफेक्ट करता है कि अगर स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, ठीक है। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कैसे चेंज होती है, हाउ कॉस्ट इज चेंज, हाउ कॉस्ट चेंज। वॉल्यूम अगर हमारा हाई है, नहीं तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल, तो हमारी कॉस्ट लो हो जाएगी, ठीक है। लर्निंग इफेक्ट है, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है आपका उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर लर्निंग इफेक्ट है हमारे पास, सीख रहे हैं हम, तो कॉस्ट शुरू में ज्यादा होगी, बाद में कम हो जाएगी। नहीं सॉरी, शुरू में हमारी ज्यादा होगी, एक लिमिटेड स्टेज तक। नहीं भी, टेक्नोलॉजी की वजह से, प्रोडक्शन प्रोसेस, हो सकता है शुरू में हाई हो, बट लो एट द लेटर। ओके, तो ये कहलाता है स्ट्रक्चर। अब आता है एग्जीक्यूटिव कॉस्ट ड्राइवर। ओके, हाँ जी। इसमें क्या होता है कि हम अपने रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट। एग्जीक्यूटिव कॉस्ट ड्राइवर, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट यूटिलाइज इट्स ऑपरेशन। हम अपने रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब सेटअप है, ऑलिंग क्लीनिंग कैसे सेटअप कर रहे हो, कितना साइज रख रहे हो, हम अपने रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर कितने रख रहे हो, अनस्किल्ड कितने रख रहे हो, राइट। तो इसमें क्या होता है कि हाउ यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर, हाउ वी यूटिलाइज आवर रिसोर्सेज। भाई दो चीजें होती है ना बेसिकली, अब समझ लो बात को, एक होती है कैपेसिटी, एक होती है एफिशिएंसी, है ना। तो ये बेसिकली कहना चाहते हैं कैपेसिटी, स्ट्रक्चर कैसा है आपके पास उपलब्ध क्या चीज है, और ये एफिशिएंसी आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, राइट। आपके पास प्लांट लेआउट क्या है, आपके पास क्या प्लांट लेआउट है, आपने क्या टीक्यूएम प्रोसेस फॉलो किया है, राइट। सेटअप, मतलब हर एक्टिविटी का अलग अलग खर्चा होता है। सेटअप का खर्चा कैसे बांटते हो, नंबर ऑफ सेटअप। तो एक सेटअप में कितने साइज रख के चलते हो, एक बार में अगर ज्यादा यूनिट रखेंगे तो नंबर ऑफ सेटअप कम हो जाएंगे, खर्चा अपने आप कम हो जाएगा।
So how execute, how operate you cost driver, how utilize your resource. ओके, तो बेसिकली क्या है सिंपल भाषा में, तो ये कैपेसिटी और ये एफिशिएंसी। क्लियर बेटा? चलिए अगला आता है हमारा वैल्यू चेन। हाँ जी, तीसरा है वैल्यू चेन एनालिसिस। बहुत ध्यान से समझना, वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, मतलब एक हम चेन बनाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज की, और वो एक्टिविटीज जो वैल्यू क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, ये एक मेथड आप कह सकते हो कि जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं अलग अलग एक्टिविटीज को, वो एक्टिविटीज जो फाइनल प्रोडक्ट में वैल्यू देती हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं, वैल्यू देते हैं। तो इसमें हम एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वैल्यू एडिड और एक नॉन वैल्यू एडिड। तो आप कहोगे सर हर एक्टिविटी वैल्यू एडिड, वैल्यू ऐड करती है? नहीं, कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो हम तो पैसा खर्च करते हैं बट कस्टमर की निगाह में कोई उसकी कीमत नहीं होती, उनको बोलते हैं नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। तो इस वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हम प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोसेस को एनालाइज करते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी है, कौन कौन सी एक्टिविटी बेकार की है, कौन कौन सी एक्टिविटी हमारे काम की है। जैसे हम कहें प्रोसेसिंग, कोई भी काम करें, प्रोसेसिंग है, वेटिंग टाइम है, अननेसेसरी इंस्पेक्शन टाइम है, लाइक मूविंग टाइम है। तो ये सारे हमारे क्या क्या कहलाए, अलग अलग एक्टिविटीज का एनालिसिस। अब इसमें प्रोसेसिंग टाइम यानी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना प्रोडक्ट में, जो जरूरी है, वैल्यू एडेड, हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं, कस्टमर भी देने को तैयार है, बट मूविंग टाइम यानी रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, वेटिंग टाइम रॉ मटेरियल वेट कर रहा है, अननेसेसरी का बार बार इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो ये नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। इसमें हम तो पैसा खर्च कर रहे हैं, कस्टमर इसके लिए कुछ पैसा देने को तैयार नहीं। और जैसे कोई भी फर्नीचर बना रहे हैं, तो जो अनसीन एरिया है, दिखाई नहीं देता, उसको पेंट कर रहे हैं। कार है, जो दिखाई एरिया नहीं देता, हम वहां पर पेंट कर रहे हैं नेसेसरी, तो वो हमारी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। उसका कस्टमर कहता है हम, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऊपर पॉलिश कर रहे हो फर्नीचर पर, तो वो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है। राइट? तो हमारा पर्पस होता है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना, उसको कम करना, रिसोर्सेज को वहां से डाइवर्ट करके वैल्यू एडेड एक्टिविटी में लेकर जाना। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, और इससे हमारे पास क्या होता है, कंपिटिटिव एडवांटेजेस मिलता है, सस्टेनेबल कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कॉस्ट लीडरशिप का मतलब वैसे आगे पढ़ेंगे अभी कि कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट को कम करना, इतनी कॉस्ट को कम करना है जैसे जियो ने कम करी कि हम अपना प्रोडक्ट इतने में बेचें ताकि दूसरे की जो कॉस्ट है वो उससे भी हमारी सेलिंग प्राइस कम हो। कैसे कम करोगे कॉस्ट को, वो अभी आगे और देख लेंगे कि हम डिफरेंट सप्लायर से बात ना करके एक सप्लायर से बात करें और उससे बल्क डिस्काउंट ले, उस एरिया में अपना गुड्स लगाएं जहां पर गवर्नमेंट से बेनिफिट मिले लर्निंग कर्व की वजह से, सप्लायर से नेगोशिएट करें कि भाई हमें अच्छा मटेरियल सस्ता दे। तो कॉस्ट को कम करना, कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अपने प्रोडक्ट में कस्टमर के दिमाग में ऐसी बातें बैठा देना कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जैसे साबुन की बात करें डव डव सोप, और कार की बात करें मर्सिडीज, मोबाइल में बात करें एप्पल। तो अगर हम कस्टमर के दिमाग में ये बैठा देंगे कि हम उसको बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो फीचर्स हम दे रहे हैं वो दूसरा कोई नहीं दे रहा, तो हम उसे प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाएंगे। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम सुपीरियर परफॉर्मेंस ले पाएंगे। तो ये कब कब कर पाएंगे, जब हम वैल्यू चेन एनालाइज करेंगे। तो वैल्यू चेन क्या होता है, इस मतलब एक डिफरेंट एक्टिविटीज जो जरूरी होती हैं, प्रोड्यूस, डिजाइन, सबसे पहले क्या था, डिजाइन करने में, प्रोड्यूस करने में, मार्केटिंग करने में, सेल करने में, ये सारी एक्टिविटीज क्या होती हैं, इट्स नॉट ए सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज, इट्स ए सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस एक्टिविटीज। ये अलग अलग एक्टिविटी नहीं होती कि एक दिशा में उत्तर एक दिशा में दक्षिण, ये इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज होती हैं, एक की परफॉर्मेंस दूसरे को इफेक्ट करती है। तो हम क्या कहेंगे कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, कहां से, टू प्रोड्यूस, सॉरी टू डिजाइन, फिर प्रोड्यूस, फिर मार्केटिंग एंड देन सेल। इट्स नॉट ए जस्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, इट्स ए कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन मे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अदर। ये कहलाता है हमारा वैल्यू चेन। और ये केवल ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, तो सर्विस इंडस्ट्री में भी लगता है। राइट दे, चलिए बात समझ में आ गई। तो क्या कहते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, तरीका है, जैसे कि प्रोसेस है, एनालाइज करते हैं वेरियस एक्टिविटीज को जो वैल्यू ऐड करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। आइडिया क्या है, दो एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना जो वैल्यू ऐड नहीं करते हैं,
राइट, उसको बोलते हैं नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी। जो हम तो पैसा खर्च करते हैं बट कस्टमर देने को तैयार नहीं है। राइट, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि अनसीन एरिया को पेंट करना, पेंट ऑफ अनसीन एरिया, जो दिखाई नहीं देता। वेटिंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एनालिसिस ऑफ वैल्यू चेन हेल्प टू ऑब्टेन कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को इम्प्रूव करना। बताई दिया, कॉस्ट लीडरशिप का मतलब कॉस्ट को कम करना, मतलब इन दोनों तरीकों से हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस सस्टेन कर सकते हैं, सस्टेन लंबे समय तक सुपीरियर परफॉर्मेंस ले सकते हैं। इसका मतलब है कॉस्ट को कम करना, इतनी कॉस्ट को कम कर देना कि हम अपना प्रोडक्ट इतने में बेचे कि दूसरा बेच ना पाए, जैसे जियो है ना, दूसरे की कॉस्ट से भी कम पर अगर हम अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो, राइट, वो कहलाता है कॉस्ट लीडरशिप। कैसे अचीव कर सकते हो, सप्लायर से डिस्काउंट लेकर, डिफरेंट सप्लायर से सामान ना लेकर एक से सप्लायर से डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट लेकर आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। उस एरिया में अपना प्रोडक्ट ला सकते हो जहां पर गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट सब्सिडी देती है, लर्निंग कर्व की वजह से। ठीक, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब अपने प्रोडक्ट को दूसरे से बेहतर बनाना ताकि आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर सको, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलेगा। राइट, जैसे हाँ जी, डव का साबुन, मर्सिडीज, एप्पल, ये सारे एग्जांपल हैं जो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के दिमाग में बैठा देते हैं कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट दूसरे से बेहतर है, तो हम प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू चेन को एनालाइज करके होता है। रिसोर्स को हम डिप्लॉयड करते हैं नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी से वैल्यू एडिड एक्टिविटी में। ठीक है, ये माइकल पोर्टर ने बताया था। क्या पर्पस, क्या कहते हैं, ये इंटरनल प्रोसेस है, ये एक्टिविटी जिसमें हम परफॉर्म करते हैं डिजाइन, सबसे पहले डिजाइन, फिर प्रोड्यूस, फिर मार्केट, फिर डिलीवर एंड सपोर्ट। ये सारी हमारी एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, इन सब एक्टिविटीज को एनालाइज करते हो कि जब डिजाइनिंग करते हैं तो कौन कौन सी एक्टिविटी जरूरी है, प्रोड्यूस करते हो तो कौन कौन सी एक्टिविटी जरूरी है, नहीं भाई, फिर मार्केटिंग करते हो तो कौन सी, कस्टमर को डिलीवर करते हो तो कौन सी, और फिर सपोर्ट यानी आफ्टर सेल सर्विस। ये सारी एक्टिविटीज कैसी हैं, इंटरडिपेंडेंस है, इंटरडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर आपने, कैसे कह रहे हो आप इंटरडिपेंडेंस है, कि अगर आपने डिजाइन अच्छा नहीं करा, फ्लैट बना रहे हो, नक्शा अच्छा नहीं बनाया, तो फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेकार। तो डिजाइन अच्छा होगा तो अच्छा प्रोड्यूस होगा। अच्छा, अच्छा डिजाइन कर दिया, प्रोड्यूस भी अच्छा कर दिया, और हो सकता है मार्केटिंग अच्छी ना करी हो तो बेकार। चलो, डिजाइन भी अच्छा कर दिया, प्रोड्यूस भी अच्छा कर दिया, मार्केटिंग भी अच्छी कर दी, पर डिलीवरी ऑन टाइम नहीं दी, तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ। चलो, सारी बातें कर दी, फिर कस्टमर को प्रॉब्लम आ रही है और उसको आप टाल रहे हो, यानी आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं दे रहे, तो दोबारा नहीं आएगा, यानी चेन दोबारा रिवाइज नहीं होगी। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस है ये एक्टिविटी। ठीक है, राइट, ओके, ये इंटरडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, और ये सब में लगेगी, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस। ठीक है, राइट, तो यहां पर हम एक लाइन और लिख सकते हैं, दीज आर इंटरडिपेंडेंस बट नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ वन, परफॉर्मेंस ऑफ वन may affect the performance of other। ओके, एक की परफॉर्मेंस दूसरे को इफेक्ट करेगी, इंडिपेंडेंट नहीं, ये कहलाता है वैल्यू चेन। समझ में आगे बात भी, हाँ जी, चलिए अगला चले, तो ये तीनों पार्ट क्लियर हो गए। हाँ जी, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस, वैल्यू चेन एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। ठीक है, हम कहाँ खड़े हैं। चलिए अगला पार्ट आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है वैल्यू चेन एनालिसिस बाय पोर्टर। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है, वैल्यू चेन एनालिसिस जो अभी समझाया है तो वही कि एक प्रोसेस है जिसमें हम एक्टिविटीज को एनालाइज करते हैं जो वैल्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट में, यानी आइडेंटिफाई करते हैं वो एक्टिविटीज जो वैल्यू एडेड कहलाती हैं, नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड वो होती हैं जो हम तो पैसे खर्च करते हैं और कस्टमर भी देने को तैयार होता है। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है हम तो पैसा खर्च करते हैं, कस्टमर उसके लिए तैयार नहीं होता। कस्टमर कहता है मेरी निगाह में उसकी कोई कीमत नहीं है। जैसे फर्नीचर बनाकर बेच रहे हो,
आप अनसीन एरिया में पेंट कर रहे हो नेसेसरी, कार बेच रहे हैं हम, अनसीन एरिया में हम उसको पेंट करके दे रहे हैं, तो इन एक्टिविटीज का कोई मतलब नहीं है उन कस्टमर के लिए। वेटिंग टाइम, इंस्पेक्शन टाइम, अननेसेसरी का मूविंग टाइम, ये नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। इसमें कस्टमर कहता है मुझे कोई मतलब नहीं, तो हम इनको कम करना चाहते हैं, अपने रिसोर्स को यहां से वैल्यू एडिड में डाइवर्ट करना चाहते हैं। तो पोर्टर ने वैल्यू चेन को दो पार्ट्स में एनालाइज किया, एक प्राइमरी एक्टिविटी, एक सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी वो होती हैं जो डायरेक्टली लिंक होती हैं मैन्युफैक्चरिंग से, कन्वर्शन से। सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं जो प्राइमरी को सपोर्ट करती हैं। ओके, चलिए प्राइमरी एक्टिविटी क्या बताया, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल टू द आउटपुट, और सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं सपोर्ट, जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट से। इसका मतलब ये नहीं कि कम इंपॉर्टेंट होती, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्राइमरी एक्टिविटी पर, बहुत ध्यान से सुना। प्राइमरी एक्टिविटी में हम कहते हैं सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस हुई तो तीन एक्टिविटी थी, इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड। बाद में दो और ऐड हुई, मार्केटिंग और सेल्स एंड सर्विसेज। तो ये बाद में दो ऐड हुई। देखो ध्यान से, प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जो डायरेक्टली लिंक होती हैं फॉर कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट। इनबाउंड लॉजिस्टिक कैसे आप ध्यान रखोगे, इसका मतलब है लेना, हम ध्यान में कैसे रखेंगे इसको, लेना, रखना, सप्लायर से मेटेरियल लेना, रखना, भेजना, और फिर मेटेरियल को कन्वर्ट करना, मेटेरियल को कन्वर्ट करना, ठीक है। लेना, रखना, भेजना इनबाउंड में आ जाएगा, मेटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना ऑपरेशन में आ जाएगा, फिर कस्टमर के पास भेजना आउटबाउंड में आ जाएगा, और फिर ये तो तीन थी मेन। फिर बाद में ऐड हुई मार्केटिंग एंड सेल, यानी कस्टमर को अवेयर करना, बेचना, और उसके बाद सपोर्ट देना कि भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आफ्टर से सर्विस देना, कि भी रिपेयरिंग करना, वारंटी देना। तो इनबाउंड का मतलब क्या होगा, लेना, रखना और भेजना। यानी इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आ जाएंगी, मेटेरियल को लेना, स्टोर करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्शन प्रोसेस में। यानी सप्लायर से रिलेशनशिप आ जाएगा कि हम कौन सा सप्लायर सिलेक्ट करेंगे, यानी कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग। यानी कौन कौन सी एक्टिविटी, हाँ जी, मशीनिंग मतलब मशीन से काम होगा, पैकिंग होगा, असेंबलिंग होगा। ध्यान रखना पैकेजिंग कह रहा हूं मैं, पैकेजिंग है नॉट पैकिंग, सर फर्क है दोनों में। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, प्राइमरी, कि जैसे लिक्विड है, जैसे टूथपेस्ट लिक्विड है तो वो मशीन से निकला, और निकलते ही अब उसको आप टूथपेस्ट लूज में तो सेल नहीं करोगे ना, उसको पहले एक एम्प्टी ट्यूब में पैक करोगे। तो पेस्ट को एम्प्टी ट्यूब में पैक करना दैट इज पैकेजिंग, और फिर आगे उसको कार्टन में डालकर पैकेट करके आगे देना, वो पैकिंग कहलाता है। तो पैकेजिंग क्या हो गया, आप जैसे लूज बिस्किट हो गए, अब बिस्किट आप पहले रैपर में पैक करोगे ना, वो पैकेजिंग कहलाता है, ठीक है। यानी मशीनिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग, ये कहलाएगा ऑपरेशन। आउटबोर्ड, प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रखना, कस्टमर के घर तक भेजना, प्रोडक्शन शेड्यूल तैयार करना, डिलीवरी देना, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये सारा आ जाएगा आउटबाउंड, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग का मतलब प्रोडक्ट को फैक्ट्री से लेकर वेयर हाउस तक रखना, ठीक है, और कस्टमर के घर तक पहुंचाना और शेड्यूलिंग करना। मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी कस्टमर को अवेयर करना, एडवर्टाइजमेंट करना, अबाउट द प्राइसिंग करना, यह आ जाएगा मार्केटिंग एंड सेल्स। आफ्टर सेल सर्विस देना, कि प्रोडक्ट खराब हो गया आपका तो हम रिपेयर कर देंगे, फ्री रिप्लेसमेंट कर देंगे, ओके। तो ये कहलाएगी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी। हाँ जी, ध्यान से देखो, लेना, रखना, भेजना, ये फर्स्ट में आ जाएगा। बनाना, ये इनबाउंड, बनाना कन्वर्शन, भेजना आउटबाउंड, बेचना मार्केटिंग एंड सेल्स, आफ्टर सेल सर्विस देना, ठीक है। इनबाउंड मटेरियल को लेना, रखना और प्रोडक्शन प्रोसेस में भेजना, यानी रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, इनबाउंड में। ट्रांस कन्वर्टिंग इनपुट टू द फाइनल प्रोडक्ट,
मशीनिंग से, असेंबलिंग से, पैकेजिंग से, मेंटेनेंस से, मशीन की मेंटेनेंस, आउटबाउंड प्रोडक्ट को फैक्ट्री से, प्रोडक्ट को प्रोडक्शन मशीन से लेकर वेयर हाउस तक लेके जाना, वहां उसको पैक करना, डिलीवर करना डिलीवरी वैन के थ्रू, राइट में शेड्यूल बनाना, ठीक है, ये सारा इसमें आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट्री टू कस्टमर, प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, ठीक है, कैसे कैसे भेजना, कस्टमर को अवेयर करना, एडवर्टाइजमेंट करना कि भाई हमारा प्रोडक्ट ये है, प्रमोशन करना, ठीक है, कस्टमर को अवेयर करना कि हम ये प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, बेचने के बाद कोई प्रॉब्लम आई तो आफ्टर से सर्विस देना, रिपेयर करना, इंस्टॉलेशन, कस्टमर की कंप्लेंट हैंडल करना। ओके क्लियर, ये कहलाएगा हमारा प्राइमरी एक्टिविटी। इनबाउंड, ऑपरेशन, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड देन आफ्टर सेल्स सर्विस। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट ये 3 ऐड की गई थी, बाद में ये दोनों ऐड की गई, इसलिए मार्केटिंग एंड सेल्स बाद में आया। कहीं आपके दिमाग में आए कि सर मार्केटिंग एंड सेल्स से पहले आना चाहिए ना, तब आउटबाउंड लॉजिस्टिक होएगा, तो पहले ये 3 थी, ये दोनों बाद में है। क्लियर बेटा। आगे आता है सपोर्ट एक्टिविटीज, वो होती हैं जो प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती हैं। सेकेंडरी, तो इसमें क्या आएगा, रॉ मटेरियल खरीदना, लेना नहीं, सिलेक्ट करना सप्लायर, परचेज, रॉ मटेरियल को परचेज करना, प्रोक्यूरमेंट, ठीक है, लेबर अपॉइंट करना, रिक्रूटमेंट करना, एचआरडी, और फिर वो सॉफ्टवेयर जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके करने में सहायक होते हैं, सॉफ्टवेयर यानी टेक्नोलॉजिकल, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट, बिल्डिंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, प्लानिंग, जहां पर काम होता है, तो ये कहलाएगा सपोर्ट एक्टिविटी। सबसे पहले क्या आएगा, प्रोक्यूरमेंट यानी परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वहां था रॉ मटेरियल को लेना, रखना, भेजना, लेने से लेना मेन इंपॉर्टेंट हुआ, परचेज करना, सिलेक्ट करना सप्लायर, ठीक है, वो कहलाएगा प्रोक्यूरमेंट। और फिर टेक्नोलॉजी यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी होती है, या फिर नॉलेज। एचआर यानी लेबर को अपॉइंट करना, सेलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट करना, प्लेसमेंट करना, उनकी रिवार्ड देना, उनको प्रमोट करना। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, फाइनेंस, अकाउंट, लीगल, प्लांट, बिल्डिंग, ये सारी कहलाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। हो गया क्लियर, ठीक है। हाँ जी, प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी, एचआर और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। रॉ मटेरियल खरीदना, वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में सहायक है, नॉलेज, लेबर को अपॉइंट करना, उनको प्रमोट करना, मोटिवेट करना, सेलेक्ट करना, ठीक है, प्लांट, बिल्डिंग, अकाउंट्स की डिपार्टमेंट, प्लानिंग, बजटिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। हाँ, तो वैल्यू चेन एनालिसिस आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम कौन कौन सी एक्टिविटी पर ध्यान दें, कौन कौन सी एक्टिविटी को हम इग्नोर करें। ओके, क्लियर हो गया बात। चलिए अभी एक बात आ रहा है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये आप रीड करना है जस्ट। हाँ जी, देखो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशन, आउटबाउंड मार्केटिंग, सेल एंड ऑपरेशन, ठीक है। इनबाउंड में मटेरियल को यहाँ पर लेना, मटेरियल सप्लायर से लेना, और फिर इसको स्टोर में रखना, और फिर भेजना। ओके, ये कहलाएगा आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक, इनबाउंड लॉजिस्टिक। ओके, इसके बाद मतलब रिसीविंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग, किसको भाई, सबसे पहले क्या आता है, स्टोर, फिर प्रोडक्शन, यहाँ पे कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट, यानी कन्वर्शन, इसका मतलब कन्वर्शन। ऑपरेशन, तीसरा आता है हमारे पास, बोला इसमें क्या आ जाएगा बेसिकली, मशीनिंग, पैकेजिंग, असेंबलिंग। ओके, फिर प्रोडक्शन को, प्रोडक्शन से कहाँ जाएगा, आउटपुट वेयर हाउस में, प्रोडक्शन से कहाँ जाएगा, वेयर हाउस में।
इसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक, इसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। यहाँ पर क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट को रखना, वहां रॉ मेटेरियल को रखना, ठीक है, फिर कस्टमर के पास भेजना, डिलीवरी, यानी वेयर हाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शेड्यूलिंग, डिलीवरी, ठीक है। और फिर उसके बाद पहले 3 थी, ये बाद में आई, मार्केटिंग एंड सेल, एंड देन आफ्टर सेल सर्विस, एंड देन आफ्टर सेल सर्विस। इसमें आएगा कस्टमर को अवेयर करना अबाउट द प्राइसिंग, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट, इसमें सेल्स, वारंटी, रिप्लेसमेंट, इंस्टॉलेशन। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी एक्टिविटी। अब इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटी, जो सपोर्ट करते हैं, यानी रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल परचेज करना, प्रोक्यूरमेंट, ओके, और फिर लेबर को अपॉइंट करना, प्रमोट करना, एचआरडी, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो असिस्ट करते हैं, जरूरी होते हैं रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब प्लांट, बिल्डिंग, अकाउंट डिपार्टमेंट, प्लानिंग, ये सारी चीजें, तो ये आ जाएंगी सेकेंडरी में। ओके, ये कहलाता है प्रोक्यूरमेंट। ओके क्लियर, चलिए। हाँ जी, ये अगला है, explain important things for strategic framework for value chain analysis, also explain competitive environment of industry। क्या कहना चाहते हैं हम कि सर वैल्यू चेन एनालिसिस में स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो क्या क्या इसमें आ जाएगा। अगर हम स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाते हैं तो हम इसको 3 पार्ट में एनालाइज करते हैं। पहला इंडस्ट्री एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंसी और सेगमेंट एनालिसिस। मतलब अगर हम वैल्यू चेन एनालिसिस के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क का मतलब होता है जैसे इस फ्रेम में फोटो टंगी होती है वो, यानी बाउंड्री लाइन, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम क्या कहते हैं, पोर्टर ने ये बताया है कि कोई भी इंडस्ट्री, मतलब देखो वैल्यू चेन एनालिसिस के स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क को देखें तो फर्स्ट आता है कि इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर पहले एनालाइज करो, फिर कोर कॉम्पिटेंसी एनालाइज करो और फिर सेगमेंट एनालिसिस करो। इंडस्ट्री एनालिसिस में हमें क्या समझना है कि पोर्टर ने ये कहा है कि कोई भी इंडस्ट्री बड़ी हो, ग्रो कर रही हो, जरूरी नहीं है उसमें आप घुस जाओ, यानी आप अपना पैसा किसी भी इंडस्ट्री में लगाने से पहले उस इंडस्ट्री के बारे में इन 5 बातों को अच्छी तरह समझ लो कि आप उस इंडस्ट्री में पैसा लगाओ या नहीं लगाओ। राइट, जरूरी नहीं है ग्रोइंग है, बड़ी है तो आपके लिए सुटेबल हो, ये जरूरी नहीं है। नहीं, कि जो देखने में अच्छा लगे वो आपको भी भा जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो सबसे पहला इसमें क्या आता है पॉइंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसके लिए, और फिर जो नया एंट्री करता है उसका थ्रेट क्या रहता है, कॉम्पिटिटिव राइवलरी क्या रहती है। तो सबसे पहली बात आती है बायर। ध्यान से सुनो, अगर आप जिस इंडस्ट्री में जा रहे हो वहां का बायर, वहां का बायर, बायर का मतलब कस्टमर ऐसा है कि वो आपसे बल्क में सामान खरीदता है, मतलब उसका नेचर यही है कि वो सामान बल्क में खरीदता है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा होगी। राइट, वो ज्यादा बार्गेनिंग करेगा। अगर एक या दो सामान खरीदेगा तो बार्गेनिंग नहीं करेगा, फिक्स प्राइस होगी। तो क्योंकि जितना ज्यादा बार्गेनिंग करेगा वो उतना आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई जैसे मान लो आप बेच रहे हो टेलीविजन सेट, कार, मोबाइल, तो कस्टमर बहुत सारे नहीं खरीदेगा ना, ग्रोसरी प्रोडक्ट ये हो सकता है ज्यादा खरीदे। तो अगर बायर बल्क में परचेज करता है, अच्छा, या बायर इनटॉलरेंस है, वो कहता है कि तू नहीं तो और नहीं तो और सही, इनटॉलरेंस है, यानी कॉस्ट ऑफ स्विचिंग बहुत कम है उसकी, अगर मैं कहीं से भी ले लूंगा
तो उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा होगी, आपका प्रॉफिट हमेशा कम रहेगा, राइट। यानी वो प्राइस पर इन्फ्लुएंस रखेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कहलाती है बार्गेनिंग पावर। ठीक है, ये डिटरमाइन करता है एबिलिटी ऑफ द बायर टू पुश द प्राइस डाउन। ठीक है, ये कब होगा? जब बायर कॉन्सेंट्रेट करता है व्हेन द वॉल्यूम परचेज इज वेरी हाई, यानी ज्यादा वॉल्यूम में खरीदेगा तब। ठीक है, यानी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, दे वुड बी इन ए पोजीशन टू डिक्टेट, यानी वो हमें डोमिनेट करेगा। ठीक है, हाई बार्गेनिंग पावर, अगर उसकी स्विचिंग पावर कम है, यानी कहीं भी जा सकता है वो, हाई बार्गेनिंग पावर का मतलब मेरा प्रॉफिट कम होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं बेसिकली? हाँ जी, यहां पर हम, हाँ जी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ओके, हाँ जी, क्या कहते हैं, अगर वो बल्क में सामान खरीदता है, ठीक है, या उसकी बल्क परचेजेज है, बिस्किट खरीद रहा है, ग्रोसरी प्रोडक्ट खरीद रहा है, नहीं, या फिर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग, हाँ जी, वेरी लो है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर हमेशा हाई रहती है, और हाई रहने पर हमारा प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। होगी बात समझ? ये कहना चाह रहे हैं, जितना ज्यादा उसकी बार्गेनिंग पावर होगी, उतना वो प्राइस को डोमिनेट करेगा हमारे लिए। ठीक है, अगला आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? हु सप्लाई द गुड्स, स्टाफ भी कह सकते हैं। अब सोचो, अगर हम रॉ मटेरियल जो सप्लायर से खरीद रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या बाजार में सप्लायर कम है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, वो नखरे दिखाएगा, यानी वो अपने रेट पर बेचेगा। यानी अगर सप्लायर कम है, नहीं, या जो रॉ मटेरियल मैं खरीद रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, तो हमेशा उसकी बार्गेनिंग पावर हाई होगी, मेरा प्रॉफिट लो होगा, यानी वो हमसे बार्गेनिंग करेगा, कितने में लेना तो लो, नहीं तो जाओ। इसको उल्टा, अगर मार्केट में, अच्छा, अगर सप्लायर मार्केट में अनलिमिटेड है, अगर मार्केट में सप्लायर अनलिमिटेड है, छोटे छोटे हैं, नहीं भी, तो हम किसी से भी सामान खरीद सकते हैं, तो उनकी बार्गेनिंग पावर लो होगी, मेरा प्रॉफिट हाई हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ जी, तीसरा है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब मार्केट में हमारे प्रोडक्ट जैसे मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उपलब्ध है, मतलब कस्टमर क्या कह रहा है, अरे भाई ये प्रोडक्ट जो बेच रहे हो ना, आप नहीं दोगे तो कोई और दे देगा, ऐसा नहीं है कि बस आपका यूनिक प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? तो उसमें, उस केस के अंदर हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ती है, हम ज्यादा प्राइस नहीं रख सकते। जब मल्टीपल और क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है बाजार में, तो हमें अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या करनी पड़ती है? कॉम्पिटिटिव। जैसे ट्रांसपोर्ट की बात करें कि भाई मेट्रो भी है, ठीक है, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट भी है, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ज्यादा प्राइस नहीं रख पाएंगे कि भाई ऑटो भी है, रिक्शा भी है, बस भी है, मेट्रो भी है, नहीं, तो कोई भी ट्रांसपोर्ट मेथड ज्यादा प्राइस नहीं रख पाएगा। जैसे पेपर बुक है, ई बुक अवेलेबल है, तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध हैं, तो आपको कम्पिटिटिव प्राइस रखनी पड़ेगी। उस इंडस्ट्री में जाने से पहले इस बात को अच्छी तरह सोच समझ लेना कि आप प्राइस ज्यादा नहीं रख पाओगे। ओके, और अगर कोई बहुत कम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उपलब्ध है, तो कस्टमर हाई प्राइस देने को तैयार हो जाता है, right? तब कस्टमर हाई प्राइस देने को तैयार हो जाता है। ओके, हाँ जी, क्लियर है? जैसे जियो ने करा था कि भाई क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो कम प्राइस रख दिए। चल, क्लियर है बात? चल, हाँ जी, अगला आता है सेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि उस बिजनेस में नए की एंट्री कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है, यानी बैरियर कितना है,
और नए का थ्रेट कितना रहता है हमेशा। जब भी आप कोई नया बिजनेस, नई इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो पहले ये देख लो कि उस बिजनेस, उस इंडस्ट्री के अंदर न्यू एंट्रेंट का थ्रेट कितना रहता है हमेशा और बैरियर कितना है। अब जैसे मान लो आप एक बिजनेस में एंट्री करना चाह रहे हो और उस इंडस्ट्री के अंदर, उस बिजनेस में इतना प्रॉफिट है कि उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी ज्यादा है, समझ गए। तो इसका मतलब वो एक लुक्रेटिव इंडस्ट्री हो गई। तो इसका मतलब नया, इसका मतलब नए को हमेशा एक प्रबोलन रहेगा, मोटिवेट रहेगा, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है, इसमें मैं भी आ जाऊं। तो जो आप जो सोच रहे हो वैसे दूसरा भी तो सोच रहा होगा, हर आदमी सोच रहा होगा। इसका मतलब उसमें नई की आने की धमकी हमेशा बनी रहेगी, यानी बैरियर उसके अंदर नहीं होगा ना, कोई अवरोध नहीं है, क्योंकि उसमें 10 रुपए लगाओ और 3 या 4 रुपए कमाओ, समझ की बात। तो इसका मतलब अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें बिजनेस का प्रॉफिट उसकी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज्यादा है, तो उस बिजनेस में एंट्री थ्रेट हमेशा ज्यादा होगी, बैरियर हमेशा कम होगी। हाँ, इसके विपरीत अगर कोई बिजनेस ऐसा है कि उसने ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफ स्केल को प्राप्त कर लिया है, उसने अपने कस्टमर को ऑलरेडी सारे लिक्विडिटी ऑफर दे दिए हैं, जैसे जियो सबसे बड़ी एग्जांपल, तो फिर उसमें हमेशा नए की थ्रेट कम होगी, बैरियर हमेशा ज्यादा होगा। तो आप उस बिजनेस में सोच समझ के जाना, आपके लिए कोई स्थान नहीं होगा। या फिर ये कहते हैं हम कि ऐसा बिजनेस जिसमें एक्सपर्टाइज चाहिए, हाई कैपिटल चाहिए, एयरलाइन, तो उसमें थ्रेट हमेशा कम होगी, बैरियर हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है भाई, तो ये कहना चाहते हैं बेसिकली। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें हम, हाँ जी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, क्लियर हो गया पार्ट। हाँ जी, अगर मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस है, अगर मेरे पास कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट हमेशा बहुत ज्यादा होता है उसकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन से, मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, इसका मतलब वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है यानी लुक्रेटिव है, सबको आकर्षित करता है ना, उसकी तरफ सब आकर्षित हो जाते हैं, यानी उसमें एंट्री, ठीक है, बहुत इजी है, यानी थ्रेट हमेशा हाई होगी, थ्रेट हमेशा हाई होगी और बैरियर लो होंगे, अवरोध कम होंगे, ठीक है। पर इसके विपरीत अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफ स्केल को प्राप्त कर चुका है, ऑलरेडी ल्यूक्रेटिव ऑफर दे चुका है, ऑलरेडी कस्टमर को ल्यूक्रेटिव ऑफर दे चुका है, जैसे जियो कह सकते हैं, तो आपके लिए कोई स्थान नहीं है, तो उसमें हमेशा थ्रेट कम होगी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट हमारी लो रहेगी, बैरियर हमेशा हाई रहेगा। इसके विपरीत ऐसा बिजनेस है जिसमें हाई कैपिटल चाहिए, जिसमें हाई कैपिटल चाहिए, जिसमें आपको हाई कैपिटल चाहिए, एक्सपर्टाइज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, जैसे एयरलाइन, तो उसमें हमेशा थ्रेट हाई रहेगी, मतलब सॉरी, उसमें थ्रेट हमेशा कम रहेगी, नया बहुत मुश्किल से आएगा, बैरियर हमेशा हाई रहेगी। ठीक है बेटा। हाँ जी, आगे आता है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, राइवलरी अमंग द फर्म। मार्केट दो टाइप की होती है इसमें, एक कंपटीशन, एक नॉन कॉम्पिटिटिव। जहां कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वहां अनलिमिटेड बायर होते हैं, अनलिमिटेड सेलर होते हैं, इजी एंट्री होती है, इजी एग्जिट होती है, वहां पर आप
ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। बट जहां पर प्लेयर, मतलब यहां पर क्या होता है कि इक्वल साइज की फर्म होती हैं मोर और लेस, और सब प्राइस एक ही रखते हैं और मार्जिन बहुत कम होता है। बट जहां पर कुछ प्लेयर होते हैं डोमिनेट करते हैं मार्केट को, देर आर 4-5 प्लेयर इन द मार्केट, दे डोमिनेट द मार्केट, तो वो एक तरह से कार्टेल बना लेते हैं, वो किसी और को आने ही नहीं देते। तो वहां पर बेसिकली एक तो थ्रेट हमेशा कम रहता है, तो वहां पर आपके लिए एंट्री मुश्किल हो जाती है, राइट। तो वहां पर एक तरह से कॉम्पिटिटिव राइवलरी क्या होता है, आपके लिए एक अलग टाइप से रोल प्ले करता है, वो डोमिनेट करते हैं मार्केट को। तो ये देखना होता है कि मार्केट का नेचर कैसा है। ओके, अगर हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, राइट, तो कट थ्रोट कंपटीशन होता है, वहां पर हमेशा प्रॉफिट कब होगा, प्राइस आपकी क्लोजर टू द कॉस्ट रखनी पड़ जाती है। कॉम्पिटिटिव राइवलरी इज हाई व्हेन इंडस्ट्री हैज हाई नंबर ऑफ फर्म, यानी इक्वल साइज होते हैं, ठीक है। वहां पर बहुत कम होते हैं प्लेयर जो डोमिनेट करते हैं। पर अगर आपके पास फर्म ऐसी, यहां पर क्या होता है कि इक्वल साइज की फर्म होती है, इजी एंट्री होती है, प्रोडक्ट में बहुत डिफिकल्टी होती है डिफरेंशिएट करने में। इसके विपरीत 4 या 5 प्लेयरों डोमिनेट करें मार्केट को, राइट, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि आपकी एंट्री मुश्किल हो जाएगी। हाँ, वहां प्रॉफिट हो सकता है ज्यादा हो, क्लियर पॉइंट, चलो, राइट। तो ये चीज आपके पास आ गई, क्लियर है। तो क्या क्या आ गया, हाँ जी, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, और राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग, क्लियर। हाँ जी, एक बार फटाफट समझा दूं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, अगर बायर ज्यादा सामान खरीदता है, बल्क में परचेज करता है, तो हमेशा उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है, वो प्राइस को डोमिनेट करता है, आपका प्रॉफिट कम होगा। अगर उसकी स्विचिंग की पावर कम है, वो कहीं से भी सामान ले सकता है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी, वो आपको डोमिनेट करेगा, आपके प्रॉफिट को इन्फ्लुएंस करेगा। सप्लायर, अगर हम सप्लायर से सामान खरीद रहे हैं और वो सप्लायर बाजार में लिमिटेड है, या रॉ मटेरियल मेरे लिए बहुत ही क्रूशल है, तो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हमेशा ज्यादा होगी, वो अपने दाम पर माल बेचेगा। अगर बाजार में सप्लायर कम है तब, अगर अनलिमिटेड सप्लायर है तो फिर हमारी बार्गेनिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, उसकी बार्गेनिंग पावर कम होगी, ठीक है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट उपलब्ध है हमारे प्रोडक्ट के, जैसे पेपर है तो ई बुक अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट है तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब हम क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है, तो हम कम अपने मार्केट में सस्टेन करने के लिए कॉम्पिटेटिव प्राइस पर माल बेचेंगे, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, अगर हमारे पास ऐसा इंडस्ट्री, जरूरी नहीं कि ऐसी इंडस्ट्री हो जो हमेशा ग्रोइंग करते रहे, हमें देखना होगा कि वो ऐसा बिजनेस है जो नॉर्मल प्रॉफिट मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब वो लुक्रेटिव है, यानी हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होना चाहता है, तो एंट्री उसमें आसान होगी, उसमें कोई भी एंट्री कर सकता है, राइट, उसमें कोई भी फर्म एंट्री कर सकती है, यानी थ्रेट हमेशा हाई होगा, थ्रेट नए के आने की धमकी हमेशा ज्यादा होगी, बैरियर कम होगी, कोई भी आ सकता है। बट अगर कोई ऐसा बिजनेस है जिसने ऑलरेडी इकोनॉमिक ऑफ स्केल को प्राप्त कर लिया है, जिसने ऑलरेडी लिक्विडिटी ऑफर दे दिए हैं, तो आपके लिए वहां पर कोई जगह नहीं है, रेट हमेशा नई की कम रहेगी। या जिसमें हाई कैपिटल एक्सपर्टाइज, हाई टेक्नोलॉजी थी एयरलाइन, तो उसमें भी रेट हमेशा नई की कम रहेगी। राइवलरी अमंग द एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी कॉम्पिटिटिव है, यानी बहुत सारी फर्में हैं, सब इक्वल साइज की है, तो प्रोडक्ट में कोई डिफरेंशिएट होगा नहीं, कॉम्पिटिटिव प्राइस होगी, प्रॉफिट हमेशा कम होगा। बट इसके विपरीत अगर देर आर 4 to 5 मेंबर्स हैं, सेलर हैं, उन्होंने मार्केट को डोमिनेट किया हुआ है, कार्टेल बनाए हुए हैं, तो फिर आपके लिए वहां पर कोई जगह नहीं होगी, आप उसमें एंटर करना आपके लिए मुश्किल होगा, चलिए। तो ये कराया पोर्टर के 5 मॉडल, चलिए बट, चलिए फर्स्ट हो गया। अब सेकंड आता है कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। सेकंड पर आते हैं हम, कोर कॉम्पिटेंसी। चलिए शॉर्ट में लिखा हुआ है, चलिए सेकंड पार्ट पर पढ़ते हैं हम, कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है कोर कॉम्पिटेंसी एनालिसिस, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि जो आपको आता है वो किसी और को नहीं आता। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली डेवलप किया था सीके प्रहलाद जी ने 1994 में,
ठीक है, इंडिविजुअल एबिलिटी टू डू, मतलब ये आपके अंदर एक अलग से खासियत होती है, राइट? यही कह सकते हैं कि भाई आपकी यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ठीक है, समथिंग इन वेरी एफिशिएंट मैनर, आप कर सकते हो जो काम, यूनिक फीचर होता है आपके अंदर, आपके अंदर क्लस्टर ऑफ स्किल्स होते हैं, अद्भुत क्षमता होती है, मार्वलस, मिरेकल, ये आपको बाकी लोगों से अलग करती है, तो वो कहलाती है आपकी कोर कॉम्पिटेंसी। भाई जैसे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल जो आपको लेक्चर दे रहे हैं हम, तो ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। ये हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको एक ईजी लैंग्वेज में इस तरह से समझा देते हैं कि आपको समझ में आ जाता है, तो ये कोई कॉपी नहीं कर सकता, बुक्स भले ही कोई कॉपी करे, तो ये हमारी कोर कॉम्पिटेंसी होती है। जैसे डॉक्टर है तो वो डायग्नोज करता है प्रॉब्लम को, डिसीजेज को, या कोई ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि वो कोई और दूसरा नहीं कर सकता, तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाती है। जैसे मैकडी का बर्गर है तो वो उनकी जो रेसिपी है, कोका कोला है, पेप्सी है, ये इनकी कोर कॉम्पिटेंसी, जो उनका कॉन्सेंट्रेट है, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। मतलब उस कोर कॉम्पिटेंसी की वजह से वो दूसरों से अलग खड़े होते हैं। जैसे सिंगर है लता मंगेशकर, उनके पास जो अद्भुत क्षमता है वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। क्रिकेटर में कोई एक प्लेयर है जो किस तरीके से वो खेलता है, तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कहते हैं हम उसको ना बेसिकली। तो वो कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, वो उसकी एफिशिएंट मैनर कहलाती है, वो इंडिविजुअल एबिलिटी कहलाती है, जो वो दूसरों से उसको अलग करके रखती है, राइट? ये कहलाता है हमारा कोर कॉम्पिटेंसी। यानी कोर कॉम्पिटेंसी मींस यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन व्हिच हेल्प्स इन क्रिएटिंग हाई कस्टमर वैल्यू। जैसे हल्दीराम की मिठाई है तो कोई भी मतलब खाता है उसको तो कहता है वाह मजा आ गया, वो उसको टेस्ट कहीं और नहीं मिलता, तो वो उन की कोर कॉम्पिटेंसी कहलाती है। तो जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट लेकर, सर्विस लेकर ये कहता है कि हाँ भाई ये जो फीचर्स मुझे मिले, ये जो टेस्ट मुझे मिला, ये जो सर्विस मुझे मिली, ये इसका कोई जवाब ही नहीं है, तो इसका मतलब वो उस कंपनी की जो सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी आ गई। कि जब पेशेंट ये कहता है कि हाँ भाई, या इस डॉक्टर से अगर हम इलाज करवाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा, परेशानी भी नहीं होगी। नहीं, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तब ये कहता है कि वाह चाय पी, यार ऐसा टेस्ट आज तक हमने कहीं नहीं देखा, तो इसका मतलब वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाती है। क्लियर बात? तो इसका मतलब जो उसको दूसरों से अलग करके रखती है। Right? अब इसमें हम दो बातें कहते हैं, जैसे रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दो होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, जो हम देख सकते हैं। इनटेंजिबल होते हैं उनके नॉलेज, स्किल्स। तो कैपेबिलिटी का मतलब अब यहाँ पर ये आता है कि हम उनको किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर किसी के पास नॉलेज है और उसको वो शेयर नहीं कर सकता, जैसे भाई मोबाइल फोन है उसमें कोई ऐसा कैमरा है जो आप यूज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो बेकार है। यानी रिसोर्सेज को हमें यूज भी करना आना चाहिए, तो वो उसकी कैपेबिलिटी में आता है। क्लियर बात? चलिए आगे चलते हैं, हम इसको यूटिलाइज कैसे करें कोर कॉम्पिटेंसी को वैल्यू चेन के थ्रू, ताकि हमारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो। ठीक है, हाँ जी, देखो कोर कॉम्पिटेंसी को शॉर्ट में समझे तो ये सी के पलाजे ने इंट्रोड्यूस किया था 94 में। मींस इंडिविजुअल एबिलिटी टू डू समथिंग इन वेरी इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर, मतलब कुछ ऐसा काम करो जो दूसरा ना कर पाए, जो आपको दूसरों से अलग खड़ा करे। यूनिक फीचर आपके पास होते हैं, अद्भुत क्षमता, यानी आपके अंदर क्लस्टर ऑफ स्किल्स होती हैं, मिराकुलस, मार्वलस आर्ट होती है, जो दूसरों से आपको अलग करती है। जैसे कोई फोन, उसमें ऐसा कैमरा है, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जो सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल कोक, कोका कोला कंपनी है, पेप्सी है, तो उनका कॉन्सेंट्रेट, वो उनकी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। मैकडी का बर्गर है, यूनिक, उसमें टेस्ट अलग ही आता है, वो किसी और में नहीं आता। हल्दीराम, उनकी स्वीट खा के मजा आता है, कस्टमर प्राइस, प्रीमियम प्राइस देने को तैयार हो जाता है, कहते हैं वाह मजा आ गया। मान लो किसी रेस्टोरेंट में कॉफी पीते हैं तो भाई वो टेस्ट हमें कहीं और मिला ही नहीं। सिंगर है, उनकी आवाज में जो दम है, जो एक मंत्र मुग्ध से कर देती है आपको, तो वो उनकी यूएसपी है। क्रिकेटर थोड़ी अच्छे फिनिशर, वो दूसरों में नहीं है। बुक्स हैं, हमारा टीचिंग स्टाइल पढ़ाने का। एक डॉक्टर हैं, उनका ऑपरेट करने का तरीका, डायग्नोस करने का तरीका, ट्रीटमेंट देने का तरीका, राइट? तो ये सब उनकी यूएसपी है बेसिकली। ठीक है, हाई वैल्यू टू कस्टमर, यानी फुल पैसा वसूल कहते हैं ना। अब जैसे बजाज तक स्कूटर था, तो उनकी कोर कॉम्पिटेंसी जो थी वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो बाइक आ गई।
अब नोकिया ने ये ध्यान नहीं दिया कि हम एंड्रॉइड फोन आ रहा है, तो उस समय वो मोबाइल फोन में उनकी कोर कॉम्पिटेंसी थी। ठीक है, मान लो कोई एम्प्लॉई है, अब वो हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, तो वो हम उसको कहते हैं कि मैम आपको क्यों रखें, तो वो क्या कहता है, ठीक है सर आप किसी को भी रख सकते हो, मुझे ही क्यों रखें, क्योंकि मैं आपको टफ कंडीशन में, डिफिकल्ट कंडीशन में, चैलेंजिंग कंडीशन में, डायनामिक मार्केट में मैं आपको कूल माइंड से बहुत अच्छे डिसीजन लेके दूंगा, ये मेरे में खासियत है, तो शायद दूसरे में ना हो। राइट? तो वो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाएगी। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो ये सारी इनकी कोर कॉम्पिटेंसी के एग्जांपल बेसिकली हो। ओके, अब इस कोर कॉम्पिटेंसी को हम वैल्यू चेन के थ्रू कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस में किस तरह से यूटिलाइज करें। ओके, हाँ जी, अगर हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है तो प्रॉफिट देगा, तो सबसे पहले बात ये होगी रिसोर्स, दो बता दिए, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल लैंड, बिल्डिंग, मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, नहीं। दूसरा कि अगर हमारे पास इनकी कैपेबिलिटी है तो हम इनको अच्छे से यूज कर सकें, तो इसका मतलब है कि ये रिसोर्स अगर हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है तो ये हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसी है। ओके, चल, अब ये कहते हैं दूसरी बात। हाँ जी, सबसे पहला स्टेप क्या है, मेन बात क्या कहना चाहते हैं हम। हाँ जी, नाउ आफ्टर आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंसी इन द बिजनेस, a company will definitely desire to use it for competitive advantages, नहीं। अगर किसी के पास कोर कॉम्पिटेंसी है, किसी के पास खासियत है जो दूसरे में नहीं है, तो वो इसको दूसरों से बेहतर साबित करे, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप ध्यान देने वाला, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करे कि कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं, वैलिडेट करे। इसका एग्जांपल ध्यान देना, वैलिडेट करे यानी सत्यापित करे कि हाँ मेरे अंदर वो खासियत है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एक डॉक्टर है, नहीं, अब वो कहता है भाई मेरे में अद्भुत क्षमता है, मुझे दूसरों से अलग करती है, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट करूंगा ताकि मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट मिले, तो कह रहा है यार डर लगता है, पहले चेक तो कर लूं कि मेरे में अंदर है भी या नहीं, मेरे को तो विश्वास है नहीं, फिर भी कहता है लेट इट चेक। तो वो क्या करता है, वो कहता है मेरा ना ऑपरेशन करने का तरीका बहुत अच्छा है, लोग बहुत पसंद करते हैं, डायग्नोस पावर भी अच्छी है और लोग मेरे से बहुत खुश रहते हैं जो दूसरों में नहीं है। तो उसको चेक करना चाहता है, अब ध्यान से सुनना, तो वो क्या करता है कि अपने क्लिनिक में ये अनाउंसमेंट करवा देता है कि भाई मैं अभी 15 दिन किसी भी पेशेंट को नहीं देख पाऊंगा, नॉन अवेलेबिलिटी, और अगर आपको हमसे ट्रीटमेंट लेना है तो आप एडवांस बुकिंग करवाइए। अब अगर अब उसको ये लगता है कि अगर मेरे में कोर कॉम्पिटेंसी है तो पेशेंट मेरा वेट करेगा। अब अगर पेशेंट को ये लगता है कि यार जो ये ट्रीटमेंट दे रहा है वही तो दूसरा दे रहा है, क्यों हम 15 दिन का वेट करें, इसमें ऐसी क्या खासियत है, तो कोई एडवांस बुकिंग नहीं कराता, इसका मतलब कोई कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है। बट अगर पेशेंट 15 दिन वेट करता है और एडवांस बुकिंग भी करा लेता है, इट मींस सत्यापित हो गया, वैलिडेट हो गया, यानी डॉक्टर के लिए पेशेंट वेट करेंगे। क्लियर। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, मतलब एक वैलिडेट को समझने के लिए, इसका मीनिंग इंटरप्रिटेशन समझने के लिए, मान लो किसी कंपनी में एम्प्लॉय है, अब वो एम्प्लॉय अपनी प्रेजेंस को जानना चाहता है कि मेरे में कोर कॉम्पिटेंसी है या नहीं। वो अपने एम्प्लॉयर को ये बोलता है कि सर मैं अभी थोड़े दिन ऑफ ले रहा हूँ, 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, अब एम्प्लॉयर को छोड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है भाई तू चला जा। अब वो अपने फ्रेंड को बोलता है कि देख तुम इस एम्प्लॉयर के पास जाओ और मैं ये सैलरी ले रहा हूं, तुम इससे 25% कम करके आप बताना कि भाई आप मुझे रख लो और मैं बहुत अच्छा काम करूंगा। तो फिर देखो मेरा एम्प्लॉयर क्या कहता है, तो आपका दोस्त वहां चला जाता है। अब वो एम्प्लॉयर उसकी बात सुनता है, डिग्री देखता है, अच्छी डिग्री है, जो उसके पास एम्प्लॉय छोड़ के गया था 1 हफ्ते के लिए उससे ज्यादा डिग्री है और 25-30% कम सैलरी पर। तो कहता है नहीं, मैं अभी वेट करूंगा, मैं अपने एम्प्लॉय का मैं उसी से काम कराऊंगा, तो उसको मना कर देते हैं। तो इसका मतलब जो एम्प्लॉय हफ्ता भर छोड़ के गया तो उसने क्या चेक किया, यार मेरी जरूरत है, मेरी प्रेजेंस वहां पर अभी भी है, यानी ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाई।
यानी वैलिडेट कर लिया ना, क्लियर है। तो जब वैलिडेट कर लिया, सत्यापित कर लिया, हाँ आपके अंदर कुछ है जो आपको दूसरों से अलग करता है, क्लियर पार्ट। तो सबसे पहले तो ये देखना, तभी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस ले पाओगे, ठीक है। दूसरा, अब कोर कॉम्पिटेंसी को इंप्लीमेंट करो रीडिजाइन एक्टिविटीज में, यानी दोबारा डिजाइन, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज है, राइट। तो अपनी कोर कॉम्पिटेंसी जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो टेट्रा पैक में इस्तेमाल कर लो। इसका मतलब है, टेट्रा पैक का मतलब कि इन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज थे, तो प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में जाने की जरूरत नहीं थी, इस तरह से उन्होंने पैकिंग करनी शुरू कर दी। तो इसका वाला रीडिजाइन किया, ठीक है। अच्छा, थर्ड स्टेप में हम कहते हैं कि जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है बेसिकली, वो अगर एक बिजनेस में है तो आपको दूसरे बिजनेस में भी लगा सकते हो। यूज कोर कॉम्पिटेंसी इन अनदर बिजनेस, इन अनदर बिजनेस, आप दूसरे बिजनेस में भी इसको लगा सकते हो। जैसे मैं बात करूं, बैंकिंग कंपनी है, उसका अच्छा नेटवर्क है कस्टमर में, डिपॉजिट में, लोन में, तो उस अच्छे नेटवर्क को वो इंश्योरेंस कंपनी में लगा सकते हैं, राइट। तो एक बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसी को वो दूसरे बिजनेस में लगा सकते हैं, और कोर कॉम्पिटेंसी को एक नई वैल्यू चेन में लगा सकते हैं। जैसे फेडेक्स है, फेडेक्स समझते हैं ना, कॉरियर कंपनी, ठीक है। ये कॉरियर कंपनी एक्सपर्टाइज है छोटे छोटे पैकेज को भेजने में, राइट। तो ये ओवरनाइट डिस्ट्रीब्यूशन दूसरी कंपनी से समझौता करके, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करके अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को उसमें डाइवर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नई वैल्यू चेन क्रिएट हो जाएगी। तो ये हम कोर कॉम्पिटेंसी को इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लियर पार्ट। चलिए, हाँ जी, तीसरा आता है सेगमेंट एनालिसिस। ध्यान से सुनना, एक प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक पार्ट से एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा ना कभी भी, है ना। डिफरेंट पार्ट्स को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे कार है, कार कैसे, टायर हो गया, गिलास हो गया, बैटरी हो गया, मेटल्स हो गया, नहीं, व्हील्स हो गए, तो इन सब से मिलकर कार बनती है, ठीक है। बाइसिकल है, रिम चाहिए, कवर चाहिए, हैंडल चाहिए, है ना, बेल्ट चाहिए। मोबाइल फोन है, बैटरी है, बॉडी है, सिम है, अदर पार्ट्स है, कवर है। तो डिफरेंट पार्ट्स को मिलाकर प्रोडक्ट बनता है। हर पार्ट को सेगमेंट का नाम देते हैं हम, ठीक है। और हर पार्ट्स की वैल्यू चेन अलग अलग होती है। तो हम हर पार्ट्स की जो सेगमेंट अलग अलग होती है उसको एनालाइज करते हैं, और फिर ये देखते हैं कि कौन सा पार्ट घर में बनाए या खरीदे। अल्टीमेटली तो हमें कॉस्ट कम लानी है, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो हम कोई भी एक प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स को सेगमेंट का नाम देते हैं, और फिर ये एनालाइज करते हैं कि हर पार्ट्स की अलग अलग वैल्यू चेन होती है, और फिर ये देखते हैं हम सेगमेंट एनालाइज करके कि कौन सा पार्ट घर में बनाए, कौन सा पार्ट बाजार से खरीदे, राइट। ये कहना चाहते हैं। तो फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या कहते हैं इसके अंदर, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई ऑल सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट, यानी कहां कहां मिल पाएगा वो पार्ट्स। सेकंड, मेक सेगमेंट मैट्रिक्स। आईटीसी कंपनी, इंपीरियल टोबैको कंपनी, ये अंग्रेजों ने बनाई थी 1910 में। ये कहते हैं एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, टोबैको किसको बेचना है, ठीक है। मान लो सिगरेट कंपनी है, होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, किसको बेचना है और कहां कहां बेचना है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कैसे बेचना है, कौन से चैनल के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, होलसेलर के थ्रू, डायरेक्ट, ये देखते हैं। ओके, तो ये कहलाता है सेगमेंट मैट्रिक्स। सेगमेंट मैट्रिक्स में हम सिंपल भाषा में बोले, किसको बेचना है, ठीक है, किसको सेल करना है, हाँ जी, कहां सेल करना है और कैसे। किसको सेल करना है मतलब जैसे आईटीसी कंपनी, इंपीरियल टोबैको कंपनी, ये कहते हैं किसको, नहीं, सिगरेट, सिगरेट बनाने वाली कंपनी को, ठीक है। होटल्स में, राइट, कहां बेचना है, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, कैसे, होलसेलर, रिटेलर, राइट, डायरेक्ट। तो ये मैट्रिक्स बनाओगे, बात समझ में आ गई। फिर आप प्रॉफिट पोटेंशियल एनालाइज करोगे, हर सेगमेंट का प्रॉफिट एनालाइज करोगे कि कौन सा सेगमेंट हमें ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है।
मतलब नॉर्थ में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ईस्ट में ज्यादा हो रहा है, वेस्ट में ज्यादा हो रहा है, होटल्स वाले ज्यादा दे रहे हैं, सिगरेट कंपनी वाले ज्यादा दे रहे हैं। ओके, की सक्सेस फैक्टर, प्रॉफिट एलिमेंट देखोगे, की सक्सेस फैक्टर देखोगे। की सक्सेस फैक्टर का मतलब कौन किसको, क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी। अगर हम मान लो कहीं से सामान खरीद भी रहे हैं मान लो, तो कौन सप्लायर हमें हाई क्वालिटी दे रहा है, ऑन टाइम डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, मल्टीपल सेगमेंट भी देख सकते हैं हम, सिंगल सेगमेंट के अलावा। ओके, हाँ जी, ये कहते हैं सिंगल इंडस्ट्री माइट बी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री कैन बी सीन कंपोजिट ऑफ टायर, ग्लास, बैटरी, है ना। नॉट ऑल फर्म इन इंडस्ट्री पार्टिसिपेट इन ऑल सेगमेंट। ये तो है नहीं कि भाई एक कंपनी सारे खुद बनाए, है ना। तो कौन सा सामान खुद बनाए, कौन सा बाजार से खरीदे, ये हम उनकी वैल्यू चेन एनालाइज करके डिसाइड करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा सेगमेंट एनालिसिस। क्लियर हो गया पार्ट भी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।